है। आप में से बहुत सारे लोग अगर ऐसे हों जिनको ये लगता हो कि नहीं, हम राजनीति में तो रहना चाहते हैं लेकिन राजनीति में चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनाव के लड़े बगैर भी हम राजनीति करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये राजनीति के क्षेत्र में आपके लिए स्पेस नहीं है। ये राजनीति आपके लिए भी स्पेस देती है, और राजनीति में आपके लिए भी वो जगह बनती है जहां आप बगैर चुनाव लड़े भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनकी चर्चा आज की जाएगी। आज चर्चा इस बात पर भी होगी कि हमें किस स्तर से राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए। जो राजनीति के तीन स्तर आज बताए जाएंगे, उनमें किस स्तर पे हमको राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए, और प्रत्येक स्तर के राजनीतिक शुरुआत के लिए हमें किस तरह की क्षमता, किस तरह की स्किल और किस तरह की प्रतिभा हमारे लिए जरूरी होगा, जिसके माध्यम से हम आगे राजनीति में एंटर हो सकें, राजनीति में अपने आप को लगातार बनाए रख सकें। और राजनीति में अगर हम अपने आप को प्रविष्ट करा ले गए, तो केवल उद्देश्य इतना नहीं होगा कि हम राजनीति करते रहें। अगर हम किन्हीं पदों तक पहुंचना चाहते हैं तो उन पदों तक भी कैसे पहुंच पाए, उन पदों की जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे कर पाए, उन पदों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए हमको किस किस स्किल की आवश्यकता होगी, इन सारी चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो विषय है आज का वो ये है कि जो भारत में त्रिस्तरीय राजनीतिक संरचना है, केंद्र, राज्य और स्थानीय, इन तीनों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले सर से हम लोग चाहेंगे कि सर परिचय व्यक्त करें, उसके बाद से फिर जी। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। पहले तो सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार और स्वागत है सीएसएसपी के इस प्रोग्राम में। महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ ये हम लोगों का बहुत ही अभिनव प्रयोग है। हम चाहते हैं कि महिलाएं अधिक से अधिक कम से कम वाकिफ हों कि राजनीति में उन्हें भी आने की आवश्यकता है। और जब से पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित हो गई हैं, तब से ये चीज और भी जरूरत हो गई है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान है कि भाई 1 लाख नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग राजनीति में आए, क्योंकि उनका आना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि ऐसी सोच है एक रूलिंग पार्टी की कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग भी आए। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम इसी को फोकस पे किया गया है। अभी आप ये मत सोचिए कि 1-2 लेक्चर लेके या 3 महीने का प्रोग्राम करके एकदम आप जंप कर पड़ेंगे पॉलिटिक्स में। आपके अंदर हम केवल एक मोटिवेशन भरना चाहते हैं, थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स देना चाहते हैं, जिससे कि आपको लगे कि अगर आप अपना मन बना सकें कि हम राजनीति में आएंगे, तो वो चीजें थोड़ा आपको एक प्रिलिमिनरी पुश देने के लिए होती हैं, जो हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है इसका 3 महीने का। जितने भी लेक्चर्स होंगे सभी लेक्चर्स इसको ध्यान में रख के दिए गए हैं कि बिल्कुल जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का है, जिसके न घर में कभी कोई पॉलिटिक्स में रहा या रहा भी तो वो स्वयं नहीं रहा, तो या पॉलिटिक्स से उसको लगता है कि पता नहीं क्या चीज है पॉलिटिक्स, तो उन सब बारों बातों को ध्यान में रख के ऐसे लोगों पे ही हम लोगों को फोकस करने का पूरा इरादा है। इसलिए आप बहुत इत्मीनान से चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है चीजों को। इसीलिए जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो आपको भेज दी जाती हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज दी जाती हैं, ईमेल पे भी भेज दी जाती हैं कि भाई आप लोग जो है इत्मीनान से जब भी आपको वक्त मिले आप उसको देखें और बार बार देखें, और देखें कि आपके लिए उसमें क्या संदेश है। कोई चीज आपको अच्छी लग रही, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको अगले टर्न पे जरूर पूछिए। इसीलिए ये इंटरेक्टिव सेशन रखा गया है कि भाई ऐसा ना हो कि कोई चीज बस हम बता के निकल जाए और आपके समझ ही में ना आए। तो जो चीज नहीं समझ में आए उसको जरूर इसको एक क्लास की तरह से मानिए। ये इंटरेक्टिव वर्चुअल क्लास है। विगत 2 क्लासेस में जो हुआ वो आपने सब देखा कि एक में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई महिला क्या है, उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, लीडरशिप क्या है, राजनीति क्या है, ब्रीफली इन चीजों को डिस्कस किया। और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि एक महिला, वैसे तो सभी के सामने राजनीति में आने में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, लेकिन महिलाओं के सामने वो बैरियर्स कुछ ज्यादा ही गंभीर हो जाते हैं। और वो बैरियर्स
क्या क्या है इसके बारे में हम लोगों ने उसमें एक बैकग्राउंड में जो चक्रव्यूह का उदाहरण देके महाभारत में हम लोग समझने की कोशिश किया था कि इस प्रकार की चीजें हम लोगों को देखना है कि हमारे सामने अवरोध क्या है। तो केवल हमें अवरोधों पे ही फोकस नहीं करना है। ठीक है, अवरोध तो है ही है। कोई बहुत आसानी से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। हर चीज के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है, हर चीज के लिए आपको अपने को मानसिक शारीरिक और हर प्रकार से तैयार करना पड़ता है। तो वो सब करना पड़ेगा, राजनीति के क्षेत्र में भी करना पड़ेगा। लेकिन आपके एजेंडा पे अगर आ जाए राजनीति, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में हम लोगों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानेंगी कि आपने कम से कम सोचना शुरू किया कि भाई हमें राजनीति में आना है। आज जो मुद्दा है वो देखिए ये है कि अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि राजनीति में आना है, लेकिन सवाल ये है कि जिस राजनीति में हमसे कहा जा रहा है कि आप कदम रखिए, उस राजनीति का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे समझा जाए कि पूरा देश है, प्रांत है, हमारे राज्य जिनको हम कहते हैं, और हमारा जो स्थानीय सरकार है, हमारा जो जिला है, हमारा शहर है, हमारा गांव है, हर जगह आप देखेंगे कि राजनीति के स्ट्रक्चर्स है, राजनीति की संरचनाएं हैं। और एक राजनीति में आने और ना आने के बीच में हमारे अंदर अगर ये ज्ञान हो कि हाँ ये राजनीतिक संरचनाएं हैं क्या, हमारे जहाँ हम रहते हैं, गांव में, देहात में, शहर में, वहाँ किस प्रकार की राजनीतिक संरचना है और उसमें हम कैसे आ सकते हैं। हमारे राज्य में, जिस राज्य में, प्रांत में हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि इत्यादि, वहाँ कैसी राजनीतिक संरचना प्रांतीय स्तर पर होती है और उसमें कैसे आया जा सकता है। और तीसरी चीज कि राष्ट्रीय स्तर पे जो संरचनाएं हैं, राजनीतिक संरचनाएं, वो कैसे हैं, जैसे कि जिसमें एमपी बनते हैं, जिसमें मिनिस्टर बनते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस प्रकार से ये तमाम हमारे सामने बहुत सारे स्तरीय संरचनाएं हैं। ये सब हम लोग को समझना है। वैसे तो आपको ये जानना चाहिए, और ये मैं आपको अगर नहीं भी ज्ञात है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, हम लोग ने समाज तो बहुत, सभी लोगों ने समाज समाज की बात होती रहती है। समाज क्या है? जिस जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं उसी को एक समाज कहते हैं। जैसे हमारा परिवार एक छोटा सा समाज की इकाई है, सबसे छोटी इकाई समाज की परिवार होता है। फिर परिवार के बाद पड़ोस होता है, पड़ोस के बाद हमारा मोहल्ला पूरा होता है, मोहल्ले के बाद हमारा गांव होता है। इसी प्रकार से ये बढ़ते 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 पूरे देश तक जाता है। इसको हम समाज कहते हैं। वहीं पे एक मुद्दा ये आता है कि भाई समाज में जब हम थे तो अब राज्य की क्या जरूरत थी? राज्य क्यों बनाया गया? बस समाज तक हम बने रहते, क्या दिक्कत थी उसमें? तो दिक्कत ये थी कि समाज में जब आपस में संघर्ष होता है, जैसे आपने कहा, एक कहावत है ना अपने, जहां ज्यादा बर्तन होंगे रसोई में वो खटकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बर्तनों को निकालें तो कटर पटर ना हो, वो होगा ही। उसी प्रकार से परिवार में भी आपने देखा होगा कि आपस में कभी कभी खटपट हो जाती है, उसको निपटा लिया जाता है। लेकिन परिवार में जो खटपट होती है, उसमें एक हमारा ब्लड रिलेशन होता है और हम एक दूसरे को समझते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग का हम आदर करते हैं। वो लोग कोई बात कहते हैं तो हम मान जाते हैं कि हमारे बाबा हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माँ है, हमारी दादी है, हमारी बहन है, या हमसे बड़ा जो भी है, वो उसकी बात हम मान लेते हैं। हमारे खून के रिश्ते होते हैं। लेकिन जब परिवार से हम बाहर आते हैं, पड़ोस में आते हैं, समाज में आते हैं, तो वहां भी खटर पटर होती है। ऐसा तो आपने भी इसको देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। तो जब समाज में खटर पटर होगी, समाज में आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, समाज में संघर्ष होगा, उसका समाधान कौन करेगा? कौन मुखिया होगा जो बताएगा कि हाँ भाई इसका समाधान ये है? पुराने जमाने में हम लोग के बचपन में फिर भी थोड़ा सा पड़ोस में बुजुर्गों की अहमियत होती थी कि अगर बुजुर्ग पड़ोस के भी कोई बात कह देते थे वो हम लोग मान जाते थे कि नहीं नहीं, हमारे वो तो मोहल्ले के बड़े दादाजी हैं या सबसे बुजुर्ग हैं, उनकी बात मानना वैसे ही मानते थे जैसे अपने घर के बाबा दादी के या पिताजी की बातों को हम मानते थे। आज वो जमाना नहीं रहा। आज तो कोई अड़ोस पड़ोस है नहीं, और है भी तो उसके बुजुर्गों के बात मानने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। सब लोग अपनी अपनी राह पे चलते हैं।
तो अगर ये इस प्रकार की व्यवस्था बनी रहे और समाज में संघर्ष होते रहे तो इसका समाधान कैसे होगा? इसके लिए एक शक्तिशाली संगठन पूरे समाज ने कहा कि हम मिलकर बनाते हैं, जिसका नाम राज्य है। और उस राज्य में एक सरकार बनाई गई कि भाई ये सरकार, ये सारी शक्तियां इसके पास होगी। तो आइडियली एक एक राज्य में एक सरकार होती है। लेकिन जब हम कुछ बड़े राज्यों को देखते हैं, जैसे भारत अपना एक देश बहुत बड़ा है, आप जानते हैं कि बहुत सारे इसमें छोटे छोटे राज्य हैं। स्वतंत्रता के पहले तो 550 से ज्यादा छोटे छोटे देशी रियासतें थी। लेकिन आज भी हमारे देश में लगभग 28 राज्य और बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि एक राजनीतिक संरचनाएं हैं, राजनीतिक इकाइयां हैं। तो ये सारे के सारे जो राज्य हैं, ये अपने आप में एक शक्तिशाली संगठन है। तो ये भाई, एक तो हमारा भारत राज्य हो गया, और एक हमारे जो छोटे छोटे राज्य हैं, इनको हम एक्चुअली प्रांत कहते थे पहले, अब इनको राज्य का ही कहा जाता है। तो एक कंट्री हो गया, एक छोटा उसके नीचे स्टेट हो गया। और 1993-94 में जो हमारी स्थानीय संरचनाएं हैं, वो भी, उनको भी संविधान ने मान्यता दे दी कि अब आप भी एक राज्य की संविधान में आपको भी स्थान दिया जाता है। और इस प्रकार से हमारे देश में तीन प्रकार की सरकारें हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। और संविधान इनको शक्तियां देता है। तो ये जो व्यवस्था है इस प्रकार की, ये दुनिया के कुछ ही देशों में है, जहाँ पे कि एक एक देश में तीन तीन स्तर की सरकारें संविधान से मान्यता प्राप्त है। इसमें आप समझिए कि ज्यादा देश नहीं है। नाइजीरिया है इसमें, और ब्राजील है, जापान है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, और भारत तो है ही है। तो दुनिया में पांच छह ही देश ऐसे हैं जहाँ पे कि जो एकदम नीचे के जो स्थानीय शासन होता है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, उनको भी एक सरकार की संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो आज हम यही चाहेंगे कि आप आज इसको समझने का प्रयास करिए कि हमारे देश की जो पूरी राजनीतिक संरचना है, वो है क्या, किस तरीके से है। और कौन, जैसे डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आज डॉक्टर धर्मेंद्र जी इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि पूरा जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है राजनीति का, कि किस तरीके से राजनीति हमारे देश में बनाई गई है, संविधान ने किस प्रकार से, अक्सर आपने संविधान शब्द सुना होगा कि संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है, संविधान के अनुसार सरकार चलती है। तो वो सरकार की पूरी संरचना क्या है, राष्ट्रीय स्तर पे संरचना क्या है, प्रांतीय स्तर पे संरचना क्या है, जिले के स्तर पे संरचना क्या है, ग्रामीण संरचनाएं क्या है, इन तमाम संरचनाओं के बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपका डॉक्टर धर्मेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज इस राजनीतिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों का मार्गदर्शन करें और बताएं कि भारत में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नाना प्रकार के राज्यों से हैं, बहुत सारे राज्यों से आए हुए हैं, उनको ये ज्ञात हो कि किस प्रकार की राजनीतिक संरचना में आज हम लोग रह रहे हैं। देश में राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय, ये तीन प्रकार की संरचनाएं कैसी हैं, इसके बारे में आज आप सबको बताइए। थैंक यू। ओवर टू धर्मेंद्र जी। धन्यवाद सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? सुनाई दे रही धर्मेंद्र जी, सुनाई जी दे रही। जी जी, धन्यवाद। जी आ रही है। हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम उस व्यवस्था में शामिल होना चाहते हैं जिस व्यवस्था से निर्णय लिए जाते हैं, जिस व्यवस्था से देश को, राज्य को या स्थानीय व्यवस्थाओं को चलाया जाता है। जैसा कि सर ने कहा कि समाज एक स्वायत्त इकाई थी, किसी जमाने में रही होगी, लेकिन समाज जब स्वायत्त रूप से अपने आप को आत्मनियंत्रित नहीं कर पाया होगा, तो निश्चित रूप से जिस एक इकाई की आवश्यकता हुई होगी वो सरकार की रही होगी, राज्य की रही होगी, जिसे लोगों ने लोगों ने सौंपा हो। अब राजनीति विज्ञान में उसकी बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत तरह के लोगों ने बहुत तरह की बातें कही हैं कि इस राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई।
हमारी ये भी अपनी परिकल्पना है जो भारतीय राजदर्शन की है। वो एक दैवी उत्पत्ति की ओर लेके जाती है हमको। राजके ही लोके अस्मिन् सर्वतो विद्रूपे भयात् रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजा नाम सृजमत प्रभु। जब हम मनु को पढ़ते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि चारों तरफ समाज में चूंकि कोई नियामक सत्ता नहीं थी, जो सभी को नियामक नियामक मतलब कंट्रोलिंग नहीं होता, नियामक मतलब रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी। और जब ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी तो हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र था, हर व्यक्ति अपने आप में स्वायत्त था, हर व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए और स्वयं ही जज था। वो जो कुछ भी कर रहा है उसी को सही मान लेता था। और ऐसी परिस्थिति में चारों तरफ अराजकता का माहौल बन गया था, और ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए ईश्वर ने राज्य की सृष्टि की। ऐसी एक मान्यता हिंदुस्तान की रही है, चाहे और भी देशों में रही है, विचारकों की रही है। बहुत सारे लोग इस बात पर आते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिल के इस व्यवस्था से निकलने के लिए आपस में समझौता किया और समझौते से राज्य की निष्पत्ति करी। अ, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ वह पहला व्यक्ति जिसके हाथ में बहुत शक्ति थी उसने उसने शक्ति के बल पे या तलवार के बल पे राज्य की स्थापना करी। फाइनली हम राज्य की उत्पत्ति के जिस भी सिद्धांत को स्वीकार कर लें, एक जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है वो यही है कि समाज में व्यवस्था की सुस्थापना के लिए राज्य अस्तित्व में आया था। अ, मैं जानता हूं कि इसमें बहुत सारे लोग अच्छे विद्वान हैं, बहुत सारे लोग नए भी हैं, लेकिन हम इस कोर्स को ऐसे लोगों के लिए शुरू किए हैं जिनको हम ये मान के चलते हैं कि वो बिल्कुल पॉलिटिकली लेमैन है। तो बहुत सारे लोगों को इन सारी चीजों का ज्ञान है, इसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि उसको और थोड़ा सा समृद्ध करें। अरिस्टोटल को अगर हम कोट करते हैं तो वो कहता है द स्टेट इज केम इनटू बीइंग फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड इट्स कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। सद जीवन की प्राप्ति के लिए, अर्थात हर रोज हमें बेहतर जीवन की प्राप्ति हो सके और बेहतर की प्राप्ति हो सके, इसके लिए राज्य कंटिन्यू करता है। तो जब समाज से राज्य की निष्पत्ति होती है, ये उस दौर में तो बड़ा अच्छा अच्छा लगता है जिस दौर में राज्य की जनसंख्या भी नियत की जाती है, और वो जनसंख्या वही लगभग लगभग रहती है जो आज के हमारे किसी गांव की जनसंख्या है। उस दौर में ये सारी परिभाषाएं, ये सारे उद्देश्य, ये सारी चीजें लिखी जा रही। जब राज्यों की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ती है तो फिर वो राज्य की अपनी जो क्षमता है, राज्य की जो अपनी सीमा है, वो थोड़ी सी जरूर कमजोर पड़ती है। पूरे एक केंद्रीय सत्ता के माध्यम से पूरे देश के ऊपर शासन कर पाना और पूरे देश की सारी समस्याओं का शमन कर पाना, सब पर ध्यान दे पाना और लोकतंत्र की उस मूल भावना को संपादित कर पाना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शासन में स्वयं की हिस्सेदारी खोजता है, ये केवल केंद्रीय शासन से संभव नहीं हो पाता है। तब शासन के विकेंद्रीकरण की बात आती है, और ये चर्चा होती है कि हम शासन सत्ता को ऊपर से नीचे की ओर विकेंद्रित करेंगे, फैलाने का प्रयास करेंगे और वहां तक लेके जाएंगे जहां तक कि लोग स्वयं अपने आप को शासन में हिस्सेदार समझने लगे। इसी विकेंद्रीकरण के कॉन्सेप्ट पे अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का अपना राजनीतिक संरचना भी स्थापित होता हुआ दिखाई देता है। हम संविधान की बात करें तो संविधान निर्माण से पहले भी, सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो निश्चित रूप से सर के द्वारा उसको सुधार दिया जाएगा। लेकिन जहां तक हमें समझ में आता है, भारत में स्टेट और नेशनल दो तरह के सरकारों की व्यवस्था 1935 के अधिनियम में ही कर दी गई थी, द्वैत शासन की स्थापना। चूंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा था और हिंदुस्तान की सत्ता को अंग्रेजों के द्वारा भी केवल केंद्रीय सत्ता के माध्यम से संपादित कर पाना संभव नहीं था, इसलिए द्वैत शासन की स्थापना। और जब हिंदुस्तान का संविधान लागू होता है तो उसमें दो तरह की सरकारों की व्यवस्था की जाती है, संविधान के माध्यम से व्यवस्था की जाती है। आप सारे लोगों को पता है कि हम एक ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर लेते हैं जो ना तो फेडरेशन का, हम अमेरिकी मॉडल का संघात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं अख्तियार करते,
और ब्रिटेन की तो बात ही अलग है, हम एकात्मकता की ओर नहीं जाते। लेकिन हम दो तरह के, हम एक साथ राज्य और केंद्र, दो तरह के सरकारों की स्थापना करते हैं अपने संविधान के माध्यम से। ये कहानी हमारी शुरुआत होती है जब हमारा संविधान लागू होता है। तो मैं चूंकि मेरा उद्देश्य अपने राजनीतिक नेतृत्व के पाठ्यक्रम पर ज्यादा रहेगा, इसलिए मैं स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा सा कम झुकाव मेरा रहेगा। मुझे यहाँ लगता है कि इस स्टेज तक तो सामान्य लोगों के लिए राजनीति में स्पेस तलाशने के लिए स्पेस या अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम रहती हैं। इसलिए कम रहती हैं कि आप खुद भी देखेंगे कि जब इस पूरे स्ट्रक्चर में थर्ड लेयर जुड़ता है, लोकल गवर्नेंस, तो अचानक से बाढ़ आ जाती है। और वो राजनीति जो कभी संभ्रांत घरानों के तक ही सीमित थी या बहुत एक्टिव लोगों तक ही सीमित थी, वो अचानक से हमारे गांव, हमारे घर, हमारे परिवार में शामिल हो जाती है। और परिस्थिति ऐसी बनती है कि बहुत सारे घरों में ही, एक ही घर में दो से अधिक कैंडिडेट हमको दिखाई देने लगते हैं, दो से अधिक लोग चुनाव लड़ने वाले दिखाई देते हैं। अर्थात अगर पॉलिटिकल एक्टिविज्म की दृष्टि से मैं देखूं, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा, वो लोकल गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने का रहा। और वो बेसिकली 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद, जब स्थानीय सरकारों को, अर्थात ग्रामीण गांव में पंचायतों को और शहरों में नगर निकायों को जब संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आज की कंडीशन में जब हम देखते हैं तो हमारे अपने भारत की राजनीतिक संरचना तीन तरह से दिखाई देती है। और वो तीनों अलग अलग नहीं है। सबसे बड़ी खासियत हिंदुस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की ये है कि तीनों ही संविधान से उद्भूत होती हैं। और तीनों संविधान से उद्भूत होते हुए भी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमारी शक्ति आपकी शक्ति से इतर है। तीनों में इंटरकनेक्शन है। और यही वजह है कि हमारे अपने राजनीतिक संरचना में नीचे से लेके ऊपर तक जाने की, गांव पंचायत के सदस्य से लेके और प्रधानमंत्री बनने तक की एक रास्ता हमको दिखाई देता है। और वो रास्ता हमारा संविधान हमको प्रोवाइड करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे बने भी हैं, ऐसे हुए भी हैं। हम तीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे जो प्रथम स्ट्रक्चर है, प्रथम संरचना है हमारी, वो है नेशनल गवर्नमेंट की, राष्ट्रीय सरकार की, केंद्रीय सरकार जिसको हम कहते हैं। जब भी हम सरकार की बात करते हैं तो आप वहां जानते हैं कि सरकार जिसके माध्यम से वो सारी की सारी सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। अगर मैं ईस्टर्न को यहाँ पे कोट करूँ तो ये वो सिस्टम है, ये वो व्यवस्था है जिसके द्वारा पूरे के पूरे समाज के लिए आधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम थियरी को मैं याद कर रहा हूँ यहाँ पे। और वो सिस्टम थियरी कहती है कि राजनीतिक व्यवस्था भी अन्य बहुत सारी उपव्यवस्थाओं की तरह, जिसमें धार्मिक धार्मिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, वो सारी उपव्यवस्थाओं के अंदर रहते हुए भी, सबसे अंतर क्रिया करते हुए भी, ये सबको डोमिनेट करती है। इसलिए डोमिनेट करती है कि इसी के द्वारा, इसी व्यवस्था के द्वारा पूरे समाज के लिए वो निर्णय लिए जाते हैं जो निर्णय आधिकारिक होते हैं, अर्थात बाध्यकारी होते हैं। हम धर्म सत्ता के माध्यम से कोई निर्णय करा सकते हैं, अर्थव्यवस्था के माध्यम से कोई निर्णय करा सकते हैं, लेकिन वह हमारे पूरे देश पर बाध्यकारी नहीं हो। लेकिन वही जब राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा कोई निर्णय इंप्लीमेंट किया जाता है तो वो पूरे देश पर बाध्यकारी होता है और सबको मानना ही पड़ता है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था है क्या? राजनीतिक व्यवस्था जिसको हम सरकार कह रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं, प्रशासन के लोग और राजनीतिक कार्यपालिका के लोग। हम यहाँ पे प्रशासन के लोगों से अपने आप को विरत रख रहे हैं, इसलिए कि प्रशासन के लोगों में जो बहुत सारे आईएएस के हैं, आईएफएस हैं, इस तरह के लोग जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं, वो होते हैं। हमारा आज का संदर्भ जो होगा वो मूल रूप से
अपने उन लोगों से होगा जो राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। सरकार की संरचना पर अगर हम बात करें तो तीनों ही स्तर पे, अगर टॉप लेवल पर हम देखें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो हमारे अपना व्यवस्था है भारत का, वो भारत में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से संबद्ध है। न्यायपालिका हमारे यहाँ पृथक्कृत है। वो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत अमेरिका में इम्प्लीमेंट किया गया है, ऐसा सिद्धांत भारत में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसलिए कि हमने एक व्यवस्था तो ली, लेकिन हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं लिया है अमेरिका से। हमारी व्यवस्था संसदात्मक है, अर्थात एक तरफ जहां हम अर्ध संघात्मक या संघात्मकता की बात करते हैं, वहीं हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था भी अख्तियार किया हुआ है। इसलिए जो टॉप लेवल की हमारी व्यवस्था है, वहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं। न्यायपालिका हमसे संबद्ध नहीं है। ठीक इसी तरह से जब हम स्टेट में आते हैं, तो स्टेट में भी हमको यही व्यवस्था दिखाई देती है। सेम वही वेस्टमिनिस्टर मॉडल जिसको संसदीय व्यवस्था कहते हैं, वही चीज हमको यहाँ भी दिखाई देती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबद्ध है। और न्यायपालिका का अपना ऊपर से लेकर नीचे तक अपना एक केंद्रीकृत तरीका है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उसके नीचे फिर जिला न्यायालय, इस तरह की व्यवस्था अपनाई गई है। हम यहाँ बिल्कुल भी संबद्ध नहीं हैं आज के इस पूरे लेक्चर में न्यायपालिका से। इसलिए कि न्यायपालिका में पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका दखल नहीं होता। सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से अगर कहीं थोड़ा बहुत होता हो तो उसकी मैं चर्चा यहाँ पे नहीं करूंगा। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप न्यायपालिका को प्रभावित करने का कोई प्रयास करें। हमारा आज का संदर्भ केवल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से रहेगा, और हमारा अपना संदर्भ ये रहेगा कि हमारे लिए वो कौन सा स्पेस है जहां से हम पॉलिटिक्स में इंटर कर सकते हैं। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, चूंकि हमारे यहाँ स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी कार्यपालिका की निष्पत्ति व्यवस्थापिका के विश्वास से होती है, व्यवस्थापिका के चुनाव से होती है। इसलिए कार्यपालिका तक पहुंचने का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो व्यवस्थापिका है। और वो व्यवस्थापिका भारत में क्या है? अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा। हम स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करते हैं, जो विभिन्न राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, अ, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, इतने बहुत सारे जो राज्य हैं हमारे यहाँ। अगर हम उन राज्यों की बात करते हैं तो इन राज्यों में दो तरह की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं आज के डेट में भी। इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे राज्यों में जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, लेकिन अधिकांश राज्यों में भारत में एक सदनीय विधानमंडल ही है। अगर मैं सही हूं तो मुझे जहां तक याद है, आंध्रा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, संभवतः यहाँ बाई कैमरल मतलब द्विसदनीय विधानसभा विधानमंडल है। और बाकी बहुत सारे राज्यों में एक सदनीय, जम्मू कश्मीर में भी पहले विधानमंडल द्विसदनीय था, बट अब वो एक सदनीय अभी के डेट में है। तो हमारे पास जो टॉप लेवल पे ऑप्शन है लोकसभा जाने का, राज्यसभा जाने का, कैबिनेट में जाने का। स्टेट लेवल पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो विधानसभा जाने का, विधान परिषद में जाने का जहां विधान परिषद है। और जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम जहां से राजनीति घर घर तक पहुंची है, मैंने ये बात बार बार कहा है आप लोगों से, वो है लोकल गवर्नेंस, अर्थात स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार हिंदुस्तान में दो तरह की दिखाई देती है। जो शहरी निकाय है, शहरों में इसका नाम शहरों में 74th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट होता है। और जो गांव है वहां पे पंचायती राज इम्प्लीमेंट होता है, जिस जो 73rd अमेंडमेंट के बाद अस्तित्व में आया था। दोनों को ही 73rd और 74th के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये वो पहला प्रयास था हिंदुस्तान में जिसके माध्यम से राजनीतिक संरचना में वीमेंस को सबसे पहले 33% का रिजर्वेशन प्राप्त हुआ था। और यही वो पहला प्रयास था
जिसके माध्यम से विमेन्स को अपने आप के अपने लीडरशिप कैपेसिटी को दिखाने का, उसकी खामियों को दिखाने का, क्या अच्छाइयाँ रहीं, कितनी उपलब्धियां रहीं, उन उपलब्धियों के पीछे कौन कौन सी खामियां दिखाई दी हमको। ये दोनों ही चीजें इसी लोकल गवर्नमेंट्स गवर्नेंस के इम्प्लीमेंटेशन ने हमको दिखाया। और ये कोर्स शुरू करने के पीछे भी जो सबसे बड़ी प्रेरणा काम कर रही थी, मुझे लगता है कि वो भी यही 73rd और 74th अमेंडमेंट का के बाद का जो लोकल गवर्नेंस का क्रियान्वयन है, वही चीज दिखाया कर रही थी। ये सच है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद हिंदुस्तान में बहुत सारी महिलाओं ने बहुत बेहतर नेतृत्व दिया। यह हकीकत है। अगर हम नंबर्स के टर्म्स में बात करें तो ये हकीकत है कि हिंदुस्तान में उतनी महिलाओं ने नेतृत्व किया। बहुत सारे स्टेट में तो इस रिजर्वेशन लिमिट को 50% कर दिया गया, और बहुत सारे स्टेट में 50% से अधिक भी आज महिलाएं पार्टिसिपेट कर लीड कर रही हैं। लेकिन उसी के पीछे एक सच ये भी उजागर हुआ, जिसको हम प्रॉक्सी लीडरशिप कहते हैं, प्रधान पति की अवधारणा, जिसने ये बहुत हिला सा दिया लोगों को, जो सोचने समझने वाले लोग हैं उनको डरा सा दिया कि ये चीजें पंचायतों तक तो चल गई, नगर पालिकाओं तक तो चल गई, लेकिन अगर यही कंडीशन कभी सेंट्रल में या विधानसभाओं में, जब हम 106वें संविधान संशोधन को इम्प्लीमेंट करेंगे और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत हम विधानसभा और लोकसभा में जब महिलाओं को नेता के रूप में लेके आएंगे, फिर वहां कौन प्रधानपति होगा, वहां कौन विधायक पति होगा। तो जो अनुभव है हमारे लोकल गवर्नेंस के संचालन का, वो चीज हमें इस बात के लिए मजबूर करता है कि हम अपने आप को उस लीडरशिप के लिए तैयार करें, जिस लीडरशिप को हम पाना चाहते हैं, रियल लीडरशिप। हम अपना लीडरशिप खुद करेंगे, हमारे लीडरशिप किसी दूसरे के द्वारा नहीं किया जाएगा। फिर हम अभी संरचनाओं पर ही भी बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करने करने वाले हैं लोकल गवर्नेंस की। मैंने कहा कि लोकल गवर्नेंस अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संकल्पना की वह अंतिम इकाई, जिसे तृणमूल भी कहते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अर्थात उनके द्वारा सत्ता का संचालन, जिन पर स्वयं इस सत्ता का संचालन होना है। अब्राहम लिंकन को अगर हम याद करें, तो जब वो कहता है कि डेमोक्रेसी इज द बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो जब वो कहता है, तो जब हम बाकी दो लेयर को देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को देखें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें, तो वहां पे ये चीज बहुत चरितार्थ होते हुए दिखाई नहीं देती है। इसलिए कि हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के जमाने में जी रहे हैं, प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र के जमाने में जी रहे हैं। और जब हम प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र के जमाने में जी रहे होते हैं, तो हम अपने नियमों को, अपने व्यवस्थाओं को अपने से नहीं बना पाते, हमारे प्रतिनिधि ही बनाते हैं। लेकिन यहाँ हमको वो अवसर मिलता है जिसमें हम अपने आप को एज ए लीडर प्रस्तुत भी कर सकते हैं, एज ए पार्टिसिपेटर भी प्रस्तुत कर सकते हैं, एज ए पॉलिसी मेकर भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और एज ए इवेल्युएटर भी प्रस्तुत कर सकते हैं, भले ही हम निर्वाचित हुए हों या ना हुए हों। ये ग्रास रूट लेवल है, जहां हमें वो अधिकार, वो क्षमता, वो पावर मिलता है, वो प्राप्त होता है। दो तरह की व्यवस्थाएं ग्रास रूट डेमोक्रेसी में आती हैं हमारे पास। पहली, जो ग्रामीण संरचना है, हिंदुस्तान सब 70% से ऊपर गांव में बसता है। तो जो हिंदुस्तान की ग्रामीण आबादी है, ग्रामीण आबादी के लिए शहरों गांव की जनसंख्या के आधार पर हमने तीन तरह की व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था इंप्लीमेंट की हुई है। पंचायती राज व्यवस्था में कहीं यहाँ बहुत सारे लोग कई सारे प्रदेशों से हैं, तो ये एक मॉडल भर है। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह तीन लेयर ही है। किसी किसी स्टेट में केवल दो ही लेयर है, दो टायर पे पंचायती राज काम कर रहा है। और किन्हीं किन्हीं स्टेट में नाम भी अलग अलग हो सकता है। हमने यहाँ जो नाम लिया है ये यूपी का है,
और यूपी में जो पंचायती राज व्यवस्था है, गांव के लिए जो स्थानीय स्तर की सरकार है, वो 3 रूपे में काम करती है। ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत जिसे हम ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं, और जिला पंचायत। इसका नाम कहीं कहीं अलग है। जैसे कि कुछ राज्यों में जिला परिषद भी अभी भी बोलते हैं। ये ग्राम पंचायत ग्राम से इतर संरचना है। ये संभव है कि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभाएं हों। अर्थात जो सबसे छोटी इकाई है हमारी, जिसको हम मोहल्ले बोला करते हैं, मोहल्ला होता है गांव में। अ, बहुत सारे मोहल्लों को मिला के एक गांव होता है। पूर्वे हुआ करते हैं हम लोगों के यहाँ, कि एक ही गांव का एक पूर्वा यहाँ है, एक पूर्वा वहाँ है, एक पूर्वा वहाँ है। तो एक निश्चित जनसंख्या तय की गई, और उस जनसंख्या में अगर पूरा होता है एक ही गांव में, तो वही ग्राम पंचायत होती है। और यदि किन्हीं परिस्थितियों में वो जनसंख्या पूरी नहीं होती है, तो हम एक से अधिक गांवों को एक साथ मिला के ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत में 2 तरह के पद होते हैं, एक प्रधान और दूसरा वार्ड मेंबर्स। एक गांव को अब यहाँ पे पूर्वों में नहीं बांटा जाता, बल्कि अपनी सुविधा के हिसाब से वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। और वहाँ हर वार्ड से एक मेंबर होता है, और हर वार्ड से एक मेंबर, और पूरे ग्राम पंचायत से एक प्रधान होता है। दोनों का ही डायरेक्टली इलेक्शन होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब मैं अपने स्वार्थ की भी बात बता रहा हूँ कि हम जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में हमें अगर पॉलिटिकली एक्टिव होना है, तो हमारे लिए स्पेस खुल रहा है। हम चाहें तो प्रधान बन सकते हैं, हम चाहें तो वार्ड मेंबरी से अपना अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर सकते हैं। ग्राम पंचायत से ऊपर के जो लेयर होती है, कई सारे गांवों को मिला के हमारे यहाँ प्रशासन की एक इकाई तहसील के नीचे ब्लॉक बनाया गया है। और इस ब्लॉक को ही हम क्षेत्र पंचायत कहा करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ब्लॉक में एक ही क्षेत्र पंचायत हो। हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक क्षेत्र पंचायत हो सकती है। कभी उत्तरी, कभी दक्षिणी, कभी पूर्वी, कभी पश्चिमी, इस तरह का नाम उसको दिया जाता है। एक से अधिक क्षेत्र पंचायत होती है। इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। इसमें जो हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अभी लोगों को, वो होता है बीडीसी मेंबर, अर्थात क्षेत्र पंचायत सदस्य। अर्थात अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी लोकप्रियता गांव से अधिक हो चुकी है, और हम अपने आप को गांव से ऊपर उठाना चाहते हैं, राजनीति में भागीदार बनना चाहते हैं, तो हम क्षेत्र पंचायत सदस्य भी लड़ सकते हैं। और ये क्षेत्र पंचायत सदस्य सभी मिलके, वो चुनाव साथ में नहीं होता, बाद में क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चयन करते हैं, जिसको हम ब्लॉक प्रमुख भी कहा करते हैं। ठीक ऐसे ही अभी हमारे यहाँ जो संरचना है, हालांकि इसमें परिवर्तन की बात चल रही है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत प्रमुख अध्यक्ष का चुनाव भी डायरेक्ट करा लिया जाए, बट शायद अभी ऐसा नहीं है। जो जिला स्तर पे ग्रामीण शक्ति संरचना या ग्रामीण राजनीतिक संरचना की बात है, वो जिला पंचायत। एक जिले को कई सारे जिला पंचायत वार्ड्स में डिवाइड किया गया है। और ये जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, जिनको हम महाप्रधान कहते हैं या फिर जिला पंचायत सदस्य बोलते हैं, इनका चुनाव डायरेक्ट लोगों के द्वारा किया जाता है। अर्थात ये डायरेक्ट चुने जाते हैं लोगों से, और फिर ये सब मिलके वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये जो त्रिस्तरीय संरचना है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की, ये गांव गांव के लिए है। अब अगर हम गांव की बात नहीं कर रहे, हम शहरी इलाके की बात कर रहे हैं। शहरी का मतलब ये नहीं कि वो महानगर हो, वो छोटा शहर भी हो सकता है, तालुका भी हो सकता है। तो वहां के लिए भी एक अलग तरह की व्यवस्था दी गई है। और काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ग्रामीण शक्ति संरचना या पंचायती राज के माध्यम से कहते हैं। अब यहाँ पे नगरीय स्वायत्त शासी संस्थाएं बनाया गया 74 अमेंडमेंट के बाद। और यहाँ पर भी जो सबसे छोटी इकाई है वो नगर पंचायत है। नगर पंचायत में फिर वो भी हम नगर पंचायत को अलग अलग हिस्से में बांटते हैं, विभिन्न वार्ड्स में बांटते हैं। उसका वार्ड मेंबर होता है। और एक ये वार्ड मेंबर के साथ साथ अब यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष, सारे लोग वार्ड मेंबर्स मिलके और नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं।
जो मिडिल लेयर होता है, ये नगर पंचायत जो होता है गांव से थोड़ा सा बड़ा होता है, और छोटे शहरों से बहुत मतलब थोड़ा सा छोटा होता है। नगर पंचायत जस्ट, आप ये मान सकते हैं कि गांव से, उसमें तो कभी कभी तो बहुत सारे अगल बगल के गांव को भी मिला लिया जाता है, जो देखने में चाहे उसकी संरचना के हिसाब से आपको गांव ही दिखाई देगा, लेकिन उसे नगर पंचायत के रूप में सरकार ने मान्यता दी हुई है। और जब नगर पंचायत के रूप में मान्यता दे देती है तो वहाँ वो अर्बन लोकल बॉडीज के अंतर्गत गवर्न होता है। तो यहाँ पे जो अवसर बनता है, वो हमको वार्ड मेंबर बनने का अवसर में दिखाई दे रहा है, वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने का अवसर दिखाई दे रहा है। और साथ साथ अगर हम चाहे तो नगर पालिका के चेयर नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में, यहाँ चेयरमैन नहीं बोला जाता, नगर पालिका का अध्यक्ष बोला जाता है, उस रूप में हम चुने जा सकते हैं। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाने के लिए ये जरूरी होगा कि हम नगर पालिका के किसी वार्ड के मेंबर जरूर नगर पंचायत के किसी वार्ड के मेंबर जरूर। अब इससे जब बड़े स्तर पे हम जाते हैं, तो बड़े स्तर पे हमको दिखाई देता है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद में भी ठीक वही कंडीशन है, बहुत सारे जिलों में नगर पालिकाएं ही हैं। जिला के मुख्यालय सामान्यतया नगर पालिका होते हैं, ये नगर निगम नहीं होते। और नगर पंचायत तो होते ही नहीं है। तो एक जिले के अंदर भी बहुत सारी नगर पालिकाएं हो सकती हैं, अर्थात एक सामान्य जनसंख्या से अधिक जब किसी शहर की जनसंख्या हो जाती है, हम उसको, जब सरकार उसको नोटिफाई कर देती है कि ये नगर पालिका परिषद है, बहुत बार नगर पंचायत को पालिका परिषद के रूप में भी अपग्रेड किया जाता है सरकार के नोटिफिकेशन के माध्यम से। जो मध्यम श्रेणी के ये नगर हैं, उनको हम नगर पालिका के अंतर्गत शामिल करते हैं। नगर पालिका में भी आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ भी आप वार्ड मेंबर बन सकते हो और नगर पालिका के चेयरमैन बन सकते हो। ठीक उसी तरह से जब बड़े शहर जो हमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कानपुर है, गाजियाबाद है, लखनऊ है, गोरखपुर है, वाराणसी है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, इस तरह से जो बड़े शहर हैं, तो इन शहरों को नगर निगम के लेवल पे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पे रखा गया है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, इसकी भी संरचना फिर वैसे ही होती है कि इसमें भी बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, और वार्ड्स के साथ साथ हमें जो जो वार्ड्स के मेंबर जब चुने जाते हैं, ये सारे लोग मिलके और फिर वार्ड के नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसको हम मेयर कहते हैं। तो नगर निगम में मेयर जो अध्यक्ष है उसको बोला जाएगा, और जो पार्षद होते हैं, जो वार्ड मेंबर होते हैं, हम उनको पार्षद बोलते हैं। ये संरचना है स्थानीय स्तर पर। अब आप खुद सो जरा सोच के देख लीजिएगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको स्थानीय स्तर पर अपने आप को राजनीतिक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए। एक बार इसको माइनस कर दीजिए, हम केवल दो अगर लेयर की बात करें, स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की, तो एवरेज एक जिले में अगर हम देख लें कि एवरेज यही है कि एक जिले में एक लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है। तो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी में अगर राजनीति करनी हो तो कितने लोग कर पाएंगे, अगर केवल लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो? या एक जिले में 8 से 10 एवरेज मान के चलिए विधानसभाएं हैं, अगर केवल विधानसभाओं की ही राजनीति करनी हो, अपने आप को राजनीति में लगाना ही हो, तो हमारे पास कितने अवसर मिल पाते? शायद बहुत कम अवसर होते अपने आप को राजनीति में लगाने के लिए। लेकिन इस लोकल सेल्फ गवर्नेंस ने हमको ये अवसर दिया कि हम अपनी राजनीतिक प्रतिभा को, अपनी राजनीतिक उपस्थिति को स्थानीय स्तर पर दिखा सके, और परफॉर्मेंस करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो मैं अब इस पर बात करना चाहता हूं कि हम अगर इस इनिशियल लेवल पे हम चाहते हैं कि हम राजनीति शुरू करना चाहते हैं, हम हमारे अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए, किस स्किल से हमको राजनीति की शुरुआत कर हम चाहते हैं? हम सारे लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम सारे लोगों के मन में है कि हाँ हम ये ट्रेनिंग कर लेंगे और उसके बाद से हम राजनीति में आना चाहेंगे। कुछ लोगों की अभी भी ये अकुलाहट दिखाई दे रही है कि हमने इतना तो कर किया हुआ है लेकिन अभी हम राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, हमको क्या करना होगा? यहाँ मैं थोड़ा सा विषयांतरित होते हुए मैं एक दूसरे पक्ष की ओर भी लेके जाना चाहूंगा
कि जो स्टेज स्टेप हम बता रहे हैं कि राजनीति में आने के स्टेप हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसी माध्यम से सारे लोग आए हों। राजनीति में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा नाम होना चाहिए, ये जरूरी है। आपकी एक पहचान होनी चाहिए, ये जरूरी है। आप राजीव गांधी हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़के ही आए। आप राहुल गांधी हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप वार्ड मेंबरी से चुनाव पहले चुनाव लड़के शुरू करें। आप मैथिली ठाकुर हैं तो भी बहुत जरूरी नहीं कि आप वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़े। लेकिन अगर आप ऐसी नहीं हैं, आपके पीछे कोई लंबी ऐतिहासिक पीढ़ी नहीं है, राजनीतिक पीढ़ी नहीं है, राजनीतिक घराने का सपोर्ट नहीं है, आपके पास इतना सारा अकूत संपत्ति नहीं है कि आप अचानक से पूरे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हेलीकॉप्टर से उतरेंगी और सबको इतना पैसा बांट देंगे कि सारे लोग अंधे हो जाएंगे और आपको वोट कर देंगे। आपके पास इतना कोई बाहुबल नहीं है कि आप किसी कंस्टिट्यूंसी में गए और केवल आप ही की गाड़ियां चल रही हैं, वहां सारे के सारे लोग आपसे डरे हुए हैं और आपकी मजबूरी में आपको करते जा रहे हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं हैं, जिसको डिस्प्लेस करने की बात हम या सर या सीएसएसपी के द्वारा कही जा रही है कि हम एक ऐसी राजनीति चाहते हैं जिस राजनीति में सुचिता भी हो, नैतिकता भी हो, पारदर्शिता भी हो। हमारे पास ऐसा कोई संबल भी नहीं है, तो फिर हम राजनीति में कैसे स्टेप लेंगे? तो उस स्टेप के लिए जो सबसे अच्छी चीज हमको दिखाई देती है, वो दिखाई देती है कि इस ग्रास रूट लेवल से हम अपने आप को लगाएं। लगाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले जो तरीका है, हम अपने आप को, अपनी अपनी उपस्थिति अपने समाज में दिखा सके। अपनी उपस्थिति हम कैसे दिखा पाएंगे? अपनी उपस्थिति दिखाने का जो सबसे बड़ा तरीका है कि हम लोगों के साथ, जैसा कि सर ने पहले ही लेक्चर में संभवतः बताया था, कि आज ही से आप शुरू कर दीजिए हर रोज 10 नए लोगों से मिलना। चूंकि आप महिला हैं, इनिशियल स्टेज है अभी आपका, हो सकता है कि आप घर से बाहर न निकलती हो, लेकिन ये तो संभव है ना कि आप बड़े आसानी से मोबाइल चला रही हैं, आपके पास कोई सोशल प्रोफाइल है, आप व्हाट्सएप यूज करती हैं, आप फेसबुक यूज करती हैं, आप बहुत सारे ऐसे सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करती हैं। क्या ये बहुत आसान नहीं होगा कि यदि आप चाहें अपने ही गांव के बहुत सारे ऐसे, कुछ ऐसे जागरूक लोगों का एक ग्रुप बना लें, एक समूह बना लें और उस समूह के साथ इंटरेक्शन शुरू कर दें? सबसे राजनीति में उपस्थिति दर्ज कराने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, हर संवेदनशील मसले पे अपनी एक प्रतिक्रिया, आप जो आपकी अपनी प्रतिक्रिया लगे उसको अभिव्यक्त करना। अगर आप राजनीति में अपने आप को सस्टेन करना चाहती हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी एक पहचान बनानी ही होगी लोगों के बीच में। वो पहचान बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप लोगों के साथ संबंध कैसे बनाती हैं, लोगों के साथ कैसे आप इंटरेक्ट करती हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आपको अपने ग्राउंड लेवल की, अपने गांव की कितनी जानकारी है, आप अपने समस्याओं से कितनी वाकिफ हैं। आप अगर मान लीजिए बगल में आपके गांव में लेखपाल आया हुआ है, कानूनगो आया हुआ है, आप उस लेखपाल से, उस कानूनगो से, उस पुलिस वाले से बात करने में कितनी सहज महसूस कर पा रही हैं। कोई आदमी सहजता से आपको नेता नहीं मान लेगा। और ये स्टेज मैं क्यों यहाँ से कह रहा हूँ कि जो सबसे पहला स्टेज है हमारा वो लोकल लेवल है। लोकल लेवल से इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिव हों, हमने अपने गांव की समस्याओं को महसूस किया है, उन समस्याओं पर रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं। उन समस्याओं पर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा ये चीजें संभव हो पाती हैं, हम उनसे बात कर पाने की स्थिति में हैं। आप देखिएगा, आप खुद ही कुछ दिनों बाद अपने गांव में, अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होना, लोकप्रियता ही तो पैमाना है राजनीति में सफलता का। जब तक आपको लोकप्रियता हासिल नहीं होगी, जब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी, तब तक आपको राजनीति में सफलता नहीं मिल पाएगी। मैं राजनीति के किसी शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा, मैं उस राजनीति की बात कर रहा हूँ जो शुचिता और नैतिकता का अवलंब लेके आगे बढ़ती है।
तरीके क्या हैं, हमने एक ग्रुप बना लिया। उसके साथ साथ बहुत बार आज की डेट में चुनाव लड़ने की तैयारी, चुनाव लड़िए बाद में। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर राजनीति, तो चुनाव तो लड़ना बाद की बात है। अपने आप को नेता के रूप में स्वीकृत कराना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके लिए हमने कहा कि आप अपने लोगों का एक ग्रुप बनाया, लोगों में इंटरेक्ट करना शुरू कर चुकी हैं, उनकी समस्याओं को समझने लगी हैं, उनकी समस्याओं को अभिव्यक्त करने लगी हैं। लोगों को लगता है कि अगर मैं इनसे कहूंगी तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। गांव के लेवल पे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। आप खुद सोचिएगा, किसी का ये जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, किसी का आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, उसके लिए भी जाता है तो वो लेखपाल पैसा मांगता है। किसी को कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई है, उसकी किसी को जानकारी नहीं है। आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मत करिए, जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीम्स को के बारे में आप खुद जानिए और उनको गांव के लहजे में, गांव की भाषा में, गांव के लोगों तक पहुंचा दीजिए, अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचा दीजिए। निश्चित रूप से लोग आपको स्वीकार करना शुरू कर देंगे। ये पहला चरण होगा। अब जो हम लोगों का मानना है कि राजनीति के शुरुआत के लिए ये सबसे अच्छा फेस है, सबसे अच्छा स्टेज है, जहां हम अपने घर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में रहते हुए अपने राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट जान लीजिए, जब आप मतलब लोकल लेवल पर ही होता है, लेकिन आप ये सोचें कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बहुत कठिन होता है। ये गांव के लेवल की पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर होता है, ये विधायक विधायक की पॉलिटिक्स से भी ऊपर होता है। तो जो सबसे सहज है वो ये कि हम अपने ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर से, ग्राम पंचायत के प्रधान से ये सब चुनाव लड़ सकते हैं, बीडीसी लड़ सकते हैं, क्षेत्र प्रमुख हो सकते हैं हम, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर हमारी लोकप्रियता उस स्तर की हो जाएगी तो हम जिला पंचायत के अध्यक्ष बनने की भी काबिलियत रखते हैं। अब हमारा जोर इस लोकल गवर्नमेंट में इंटर करने का क्यों है? अगर मैं इसकी बात करूं तो हम इस पूरे के पूरे स्टेज को अपने लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस जब हम किसी एक छोटे से गांव में काम कर रहे होते हैं, किसी एक छोटे से नगर में काम कर रहे होते हैं, तो अपने आप को एडवर्टाइज कर पाना बड़ा आसान होता है। हम अभी भी कभी कभी कहते हैं कि जितना प्रोग्राम हम लोग कानपुर में करते हैं, इतना प्रोग्राम अगर मैं अपने गांव में करता तो उस गांव के माध्यम से अखबारों तक पहुंच बनाना ज्यादा आसान है। उस गांव में यूट्यूब के जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उन तक पहुंच पाना बहुत आसान है। शहरों में इतने लोग पड़े हुए हैं कि उसमें हम बढ़ जाते हैं। तो वहां जब आप गांव में होते हो, रूट लेवल पे होते हो, तो आपके लिए बड़े आसान तरीके से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने आप को दिखा सको कि हमने इस पद पर रहते हुए, वार्ड मेंबर रहते हुए भी हमने ये काम किया है। आज के डेट में कम से कम कानपुर में हम हैं, और कानपुर के बहुत सारे लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो कह सकते हैं कि इस एक शहर में हमने सीएम ग्रिड से पांच पांच सड़कें ली हैं। इस एक शहर में हमने एलिवेटेड रोड ले लिया है। इस एक शहर में हमने एलिवेटेड, लंबे समय से ये इंतजार चल रहा था कि पूरा शहर बंधक बना हुआ था, दोनों तरफ से जाम लगा रहता था। हमने उसके लिए एलिवेटेड एक ट्रैक पा लिया है कि वो अनवरगंज से लेके और यूनिवर्सिटी तक जाए, मन्ना तक जाएगी, और अब शहर जाम में नहीं फंसेगा। इस ये जनप्रतिनिधि के रूप में आप बता सकते हो कि ये हमारी उपलब्धियां हैं। आप ट्रैक रिकॉर्ड को पूरी तरह से मेंटेन करोगे, और वो ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है जब आप ग्रास रूट लेवल पे होते हो। तो ग्रास रूट लेवल को आप केवल लॉन्चिंग पैड के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हो, और अपने आप को अभिव्यक्त करने का, अपने आप को एडवर्टाइज करने का, अपने लीडरशिप कैपेसिटी को दिखाने के लिए आप यहाँ को यूज कर रहे हो। इसके बाद हमने अभी कहा कि आप अब मीडिया को बहुत अधिक सहजता से, चूंकि गांव का लेवल है या छोटे शहर का लेवल है, तो वहां पे जो मीडिया के लोग हैं, वहां कितनी घटनाएं घटती हैं। उन छोटी सी घटनाओं में अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो निश्चित रूप से बड़ी खबर बनती है। आपकी एक सामाजिक पहचान स्थापित होती है, और इसके लिए आप
लोकल मीडिया को यूज करते हो, सोशल मीडिया को यूज करते हो, इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हो, और वो हो जाते हैं, वो अपने से भी यूज होते हैं, इसलिए कि उनको खबर नहीं मिलती कुछ अच्छी। आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो तो वो बड़ी खबर बन जाती है। यहीं से आप बड़े राजनीति के लिए अपने लिए स्पेस तलाशते हो। आप जो पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनके साथ लिंक डेवलप करते हो। आप ध्यान दीजिए, अभी इस लेवल पे आपको पार्टी खोजने की जरूरत नहीं है, पार्टी खुद खोजती है। आप जब भी कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए जाता है, तो वो ये देखता है कि हर आदमी का वोट तो एक ही है, लेकिन वो ये जरूर देखता है कि इस गांव का प्रधान ऐसा है जिस जो बड़ा लोकप्रिय है, केवल अपने गांव में ही लोकप्रिय नहीं है, अपने गांव के अगल बगल के गांव में भी लोकप्रिय है। तो आप खुद सोचिए, आप कर तो रहे हो प्रधानी, आप वार्ड मेंबरी कर रहे हो, लेकिन आप इतने लोकप्रिय हो कि आपका जो विधायक लड़ने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। जो उस क्षेत्र की बड़ी पार्टी है वो भी आपको इग्नोर नहीं कर सकती है, वो भी आप तक पहुंचने का प्रयास करती है। तो इस अवसर को आप अपने लिंकेज को बढ़ाने के लिए यूज करोगे। आप पार्टी के साथ इंटरेक्शन, पार्टी के साथ इंटरेक्ट कनेक्शन और नेताओं के साथ कनेक्शन डेवलप कर पाते हो, लोकल लेवल की पॉलिटिक्स करते हुए। इसलिए, और वहां पे पूरा खुला होता है, इसलिए कि लोकल लेवल पे आप किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते, तो सारी पार्टियों से आपके संबंध आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ आपको ये जरूर तय करना होता है कि आपको किस आइडियोलॉजी पे ज्यादा भरोसा है, यहाँ आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। उसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे आपको किसी एक पार्टी का चुनाव करना चाहिए, और उस पार्टी के साथ आप अपनी राजनीतिक यात्रा को लंबे समय तक या लंबी दूरी तक ले जा सकते हो। यही वो स्टेज होता है जहां आप बहुत सारे जिला प्रशासन के लोगों से, स्टेट लेवल के नेटवर्क से अपने आप का संबंध स्थापित कर पाते हो। अर्थात अगर राजनीति में प्रवेश करने का कोई व्यक्ति सोच रहा है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई स्टेज दिखाई नहीं देता हमको। और वो भी उस परिस्थिति में जबकि हमारे पास बहुत सारा धनबल नहीं है, हमारे पास बहुत सारा बाहुबल नहीं है, हम किसी राजनीतिक घराने से नहीं आते, हम एक आम नागरिक के रूप में, एक आम महिला के रूप में अगर हम राजनीति शुरू करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई स्तर नहीं हो सकता है। जो दूसरा स्तर होता है, मैं वो कठिनाइयां भी बताऊंगा आपको कि क्यों हम इस स्तर से राजनीति शुरू करने की बात कर रहे हैं। जो दूसरा स्तर है स्टेट लेवल गवर्नेंस की, जिस जो राज्य स्तर पे होता है, हमने पहले ही चर्चा किया कि कुछ राज्यों में ये यूनिकैमरल है, अर्थात एक सदनीय है, और कुछ ही राज्यों में ये बाईकैमरल है। जहाँ यूनिकैमरल है, वहां पे आपके पास केवल एमएलए बनने का चांस है, और जहाँ बाई कैमरल है वहां आप एमएलसी भी बन सकते हो। एमएलसी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमएलसी बनते हैं, कुछ ही स्टेट में, 6 स्टेट में प्रोबेबली है। तो एमएलसी बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका बहुत सारे जनता जनता में जुड़ाव हो ही। एमएलसी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग भी बन जाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारे कुछ सारी चीजों को मैनेज करना होता है, पैसे की भी जरूरत पड़ती है, उसमें लोग करते हैं। तो मैं एमएलसी की बात नहीं करता, लेकिन आपके पास एमएलए का ऑप्शन है। और वही लोग फिर स्टेट लेवल के लोग ही, एमएलए से फिर चीफ मिनिस्टर बनता है, कोई कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सेक्रेटरी बनते हैं लोग। यहाँ पे मैं जब ये कहता हूँ कि राजनीति में स्पेस बहुत है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऐसे लोग नहीं, मैंने अभी चर्चा किया था कि जो लोग, ऐसे भी लोग हैं राजनीति में जो राजनीति में चुनाव नहीं लड़ना चाहते, राजनीति में बने रहना चाहते हैं, उनके लिए भी राजनीति में स्पेस है। वो कैसे? बहुत सारे बोर्ड्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के अधीन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं, और इस पर, इन पदों पर भी जो लोग जाते हैं उनको भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जिनको कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा मिलता है। बहुत सारे बोर्ड और कमीशन ऐसे हैं जिनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। तो सोचिए, उन्होंने ना तो चुनाव लड़ा, ना बहुत, लेकिन अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाई हुई है, राजनीतिक उपादेयता बनाई हुई है, तभी तो कोई पार्टी उनको किसी बोर्ड पे भेजती है, चाहे किसी कमीशन पे भेजती है। तो ये एक रास्ता भी है, अगर आप अपनी राजनीतिक उपादेयता बना पाते हैं तो। सवाल केवल और केवल इस बात की है कि आप अपने लिए
अपने को कितना राज पॉलिटिकल वेट दे पाते हो। वो पॉलिटिकल वेट गेन करना पड़ेगा निरंतर और सतत प्रयास से, लोगों के बीच अपनी उपस्थिति से, लोगों से लगातार जुड़ाव से, और लोगों के मनोभाव को पढ़ते हुए, लोगों के मनोभाव को समझते हुए। लोगों राजनीति में सही और गलत की तो एक अलग परिभाषा है, लेकिन अपने लोगों के साथ जुड़ना ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अपने लोगों से आप कुछ गलत भी करते हो, बहुत बार राजनीति में हमने ये देखा है कि आपने कुछ ऐसा गलत भी किया है, लेकिन आपने अपने राजनीति में अपने लोगों को, अपने लोग विधानसभा के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को अगर विश्वास में लेके किया है, तो आप चुनाव नहीं हारते हो। तो ये सेकेंड लेयर पे जो सेकेंड टायर है हमारे यहाँ का, स्टेट गवर्नमेंट का, एमएलए बन सकते हो, एमएलसी बन सकते हो, चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हो, चेयरपर्सन बहुत सारे बोर्ड्स के, महिला आयोग है, एससी एसटी आयोग है, या एजुकेशन के मतलब सैकड़ों तरह के बोर्ड्स होते हैं जिनके आप मेंबर बन सकते हो, उनके चेयरमैन बन सकते हो। और इसका भी पावर वही होता है। ये उतना सहज नहीं है। ध्यान यही देना है कि क्या इससे भी हम उसी तरह से शुरू कर सकते हैं जिस तरह से हम ग्राम के अपने मतलब लोकल लेवल पे कर रहे थे। ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है कि इससे हमको इसमें हमारे हमको चुनने जाने के लिए या स्टेट लेवल पर पॉलिटिक्स में इंटर करने के लिए या तो हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा, या विधान परिषद का टिकट प्राप्त करना होगा, विधान परिषद का चुनाव लड़ना होगा, या हम पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, ये एक बड़ा चीज है। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने आप को इतना महत्वपूर्ण दिखा लें कि पार्टी को लगे कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे लोगों के लिए अत्यंत उपादेय हो सकता है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। पार्टी उसे खुद ही विधान परिषद भेज देती है। और अ, अगर अपॉइंटमेंट्स हम लेना चाहते हैं बहुत सारे कमीशंस में, बहुत सारे बोर्ड्स में, तो इसके लिए हमको बहुत सारी वो स्पेशलिटीज, वो स्पेशल नॉलेज गेन करना होगा, जहां पार्टी को ये लगे, सरकार को ये लगे कि यह व्यक्ति इस बोर्ड के लिए। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग जो बना है, आपने देखा होगा, एक व्यक्ति ने अपने आप को इतना प्रूव किया हुआ है, प्रशांत संभवतः नाम है, डॉक्टर प्रशांत, डीजीपी हुआ करते थे पहले, रिटायर्ड है। लेकिन जब सरकार को लगा कि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी नियुक्तियां लगातार भ्रष्टाचार में समा जा रही हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ही नियुक्त किए गए चेयरमैन को हटाया। गोरखपुर के मुख्यमंत्री और गोरखपुर की चेयरमैन थी, उस चेयरमैन को हटाया और फिर डीजीपी प्रशांत को चेयरमैन बनाया। और आज उनके माध्यम से उच्च शिक्षा की नियुक्तियां होने जा रही हैं, और उसके लिए एग्जाम्स प्रॉब्ली 19 अप्रैल को और 16 या 19 अप्रैल को होने जा रहा है। तो आप ये समझिए कि उसके लिए कितनी एबिलिटी गेन करनी पड़ती है, अपने आप को वहां तक पहुंचाना पड़ता है। क्या क्या चीजें एसेंशियल है अगर हम कहें तो, पॉलिटिकल एक्यूमेन, धर्मेंद्र जी, राजनीतिक फाइव कुशाग्रता। मिनट्स 5 मिनट्स हाँ, मोर। हाँ। मैं खत्म कर दूंगा सर। ओके। राजनीतिक कुशाग्रता, ये पॉलिटिकल नॉलेज पर्याप्त नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बिल्कुल एक्यूमेनशिप चाहिए आपके अंदर। आप पॉलिटिकली कितना कितना स्ट्रांग हो चुके हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी कैसी है, आप ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेहतर बिल्ड कर पाते हैं, आप कितना बेहतर कैंपेन मोबिलाइज कर पाते हैं, आपके पास कितने लोग हैं, आपके पास नेटवर्क कैसा है, और आपकी ऑरेटरी और कम्युनिकेशन की स्किल कैसी है, आप कितने बेहतर बोल पाते हैं। आपने देखा है गांव से बहुत सारे लोग जो गांव में बोलते बोलते, कन्हैया कुमार की आज अगर मैं देखूं तो क्या उनकी खासियत क्या है, सिर्फ इतना कि अच्छा बोल लेते हैं, और अच्छा बोलने की वजह से आज भी बगैर किसी पद पर रहते हुए भी वो केंद्रीय राजनीति में हिस्सेदार हो रहे हैं। पॉलिसी एनालिसिस अगर आपको आती है, तो आप फिर बोर्ड्स या फिर कमीशंस के थ्रू अपने आप की उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आप जब नेशनल लेवल की बात करते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप लोकसभा जा सकते हो, राज्यसभा जा सकते हो, कैबिनेट में जा सकते हो, पार्लियामेंट्री कमिटीज में जा सकते हो। आपने पूरे जीवन राजनीति नहीं किया, अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है तो आप निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट में हिस्सेदार हो सकते हो। निर्मला सीतारमन को देख लीजिए, एस जयशंकर को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप
ये हमको और आपको लगता है कि इन लोगों ने राजनीति नहीं किया है। इन लोगों ने भी राजनीति जरूर किया होगा। वो पॉलिटिकल लिंकेज जिसकी बात हम ग्रास रूट लेवल पर कर रहे थे, निश्चित रूप से उस तरह का पॉलिटिकल लिंकेज लोगों ने लिंक डेवलप किया होगा। तभी तो किसी सरकार की या किसी सरकार के प्रधान की नजर उन तक पहुंची होगी, और फिर वो लोग अपने आप को राजनीति में स्थापित कर पाए होंगे। और जब राजनीति में उन्हें मौका मिला है, तो उन्होंने प्रूव किया है अपने आप को कि हाँ, हम एक राजनीतिक की तरह से भी बिहेव कर सकते हैं। लोकसभा डायरेक्टली इलेक्शन की बात है। अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को उस स्तर का लोकप्रिय बना लिया है जहां कम से कम 5 विधानसभा आप मैनेज कर सकते हो, आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो। आपको लगता है कि पार्टी में इतनी क्षमता है, पार्टी में आपकी इतनी छवि बनी हुई है कि आपको पार्टी राज्यसभा का टिकट दे देगी या राज्यसभा भेज देगी। राज्यसभा का चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि लड़ा नहीं जाता, राज्यसभा का चुनाव मैनेज किया जाता है और वो उस पार्टी के द्वारा मैनेज की जाती है। अगर पार्टी के पास सपोर्ट बेस है उतना, विधानसभा में उतनी सदस्यता है, तो निश्चित रूप से आप राज्यसभा चले जा सकते हो। ये राज्यसभा के जो पोस्ट होते हैं, ये मैं नहीं मानता कि ये बहुत ओपन है, ये पार्टी की कृपा पर ही निर्भर करता है। यूनियन कैबिनेट ये पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है। तो आपके लिए स्पेस जो है वो लोकसभा का है। अगर आपने अपने आप को इतना सशक्त बना लिया है, इतना महत्वपूर्ण बना लिया है राजनीति के लिए कि कोई पार्टी आपको इग्नोर करके नहीं चल सकती, तो फिर आपके लिए निश्चित रूप से वहां पे स्पेस बनता है। बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन सारे मैं बहुत सारी चीजों को स्किप कर रहा हूँ। मैं कुछ चीजों की बात कर रहा हूँ जहां आपको लगता है कि अगर आप इनमें से बहुत सारी चीजों को समझ पाते हो, तो आपके लिए शायद नेशनल पॉलिटिक्स में स्पेस खुल सकता है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज, सर ने पहले दिन कहा था किसी एक व्यक्ति के सवाल पर कि अभी आप पढ़ते रहिए, राजनीति में पढ़ना बहुत जरूरी है। कितना गहराई से नॉलेज है आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का। यहाँ नॉलेज पर्याप्त नहीं होता, यहाँ स्ट्रेटजी पर्याप्त होती है ना। स्टेट तक तो नॉलेज पर्याप्त हो जाता है, स्टेट में स्ट्रेटजी की बहुत जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप अपने आप को नेशनल पॉलिटिक्स की ओर लेके जाते हो, तो वहाँ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की जरूरत होती है। और आप में ये देखा जाता है कि आप में लॉन्ग टर्म विजन कितना है। अगर आपको लगे कि हाँ, मैं बहुत दूर तक सोच सकती हूँ, मैं बहुत बहुत स्ट्रेटजिक डिसीजन ले सकती हूँ, आपको लगता है कि हाँ, आपकी राष्ट्रीय समझ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समझ बहुत अच्छी है, आपकी स्वीकार्यता इतनी है, आपने एक बहुत लंबा बहुत बेहतर पॉलिटिकल नेटवर्क डेवलप किया हुआ है, पार्टियों में बहुत सारे स्टेट्स में आपने नेटवर्क डेवलप किया हुआ है, तो आप नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ मुखातिब हो सकती है। सबसे बड़ी चीज कि स्ट्रांग ट्रस्टवर्दी पब्लिक इमेज एंड मीडिया प्रेजेंस, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। मीडिया के साथ आपके संबंध कैसे हैं, मीडिया आपको कितना उछालती है। मोदी को जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया गया था, तो आप सारे लोग इस बात के गवाह हो। मोदी ने नहीं कहा था कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ, पूरा हिंदुस्तान कहने लगा था कि हिंदुस्तान की भलाई तभी है जब मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और गोवा की मीटिंग में मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया गया था। उस व्यक्ति ने अपने आप को नीचे से एक कार्यकर्ता से उठाते 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 स्टेट और स्टेट के बाद अपने आप को इतना प्रूव किया था कि सेंट्रल की पॉलिटिक्स में थाल सजा के उनको सौंपा गया। और जब सौंपा गया, तो गोवा के बाद उस आदमी ने अपने आप को विराम नहीं लिया फिर कभी। गोवा के बाद फिर पहली छुट्टी वो तब लेते हैं, छुट्टी क्या कहते हैं, पहला विश्राम तब लेते हैं जब हिंदुस्तान का चुनाव हो चुका होता है 2014 का। इतना श्रम, इतना समर्पण और इतनी एकाग्रता आप अगर अपने आप में समाहित कर पाते हो, तो निश्चित रूप से राजनीति आपके लिए एक बहुत अच्छा राह हो सकता है, अच्छा विकल्प हो सकता है। हाँ, राजनीति के शॉर्टकट बहुत हैं, लेकिन सीएसएसपी और ये मंच आपको उन शॉर्टकट की तरफ कभी भी उन्मुख नहीं करेगा। ये नॉलेज गेन, नेटवर्क गेन, अपने आप को आप इतना महत्वपूर्ण बना लीजिए पॉलिटिक्स में कि पॉलिटिक्स आपके बगैर ना चल पाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारे शॉर्टकट के माध्यम से आप राजनीति में अपने लिए स्पेस बना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3 स्टेजेस हैं, सेंट्रल में, स्टेट में और लोकल में। लोकल हमारा अभी भी मानना है
कि वो हमारे लिए सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतर स्टेज है जहां से हम अपनी राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं, और जहां से हमको अपनी राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए तब, जबकि हम हमारे पास वो सारी चीजें नहीं है जो आज के बहुत सारे लोगों के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोग। प्रणाम। बहुत 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 अच्छा धन्यवाद जी। अब अपना आप ये ऑफ कर लीजिए। हाँ। जी सर। हाँ। एक्सलेंट। और थैंक यू बड़ा सर। ही ज्ञानवर्धक रहा, विस्तृत रहा। और अब आप लोगों के हाथ में मंच है। जिसके भी प्रश्न हो वो आप धर्मेंद्र जी से उसको पूछने का प्रयास करें। ये जो अंतिम आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी राजनीतिक जमीन इस पूरे स्ट्रक्चर में तलाशनी कहाँ से, शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आवाज आ रही है धर्मेंद्र? जी सर। आ रही जी है। सर, आ रही है। अच्छा आ अच्छा। रही है सर। ओके, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमको कंफ्यूजन होता है कि क्या हम पार्लियामेंट से शुरू करें कि विधानसभा से शुरू करें कि हम किस स्तर से शुरू करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये, चूंकि हम सब लोग नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं और हमारे पास संसाधन की कमी है, और हम एक प्रकार से महिला प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे, तो देखिए, एक चीज अपने दिमाग में आप ये लाइए कि स्ट्रक्चरल रूप में अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं। जो रिजर्व्ड है उनके लिए, वहां से तो उनके लिए आरक्षित ही है। अगर मान लीजिए वो किसी ऐसे वार्ड में पड़ जाती हैं जो कि आरक्षित नहीं है, वहां से भी वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर धर्मेंद्र ने आपको सलाह दी कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, छोटे स्तर से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक संरचनात्मक रूप से आपको क्लियर हुआ होगा कि राष्ट्रीय राजनीति, प्रांतीय राजनीति और स्थानीय राजनीति में ये स्ट्रक्चर है हमारी राजनीति का। कहाँ से हम प्रवेश करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारी एम्बिशंस क्या है, हमारी जो हमारे पास संसाधन क्या है, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर या सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का है। वहां से लेकिन हमें चिन्हित करना पड़ेगा एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अब आप, ये ओपन है मंच, और अब आप प्रश्न पूछिए धर्मेंद्र जी से, कोई भी प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहा हो। अपना हैंड रेस कर लीजिए या अपना माइक ऑन कर लीजिए और प्रश्न पूछिए। सर प्रणाम। हाँ भैया, कामना सर जी। मैं डॉक्टर जी कामना जैन। जी जी जी। सर। थैंक यू सर, धर्मेंद्र सर, बहुत अच्छा लेक्चर था। आपने ग्रास रूट लेवल से टॉप पार्लियामेंट लेवल तक की बात करी। सर मैं एक दो बात ये मतलब ये शेयर करना चाहूँ, मतलब आपसे पूछना भी चाहूंगी, कहना भी चाहूंगी, अपने विचार भी रखना चाहूंगी कि जब आप ये कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल से हम शुरू करें, जैसे आपने मेयर की बात करी, तो हम हरिद्वार रुड़की, क्योंकि मैं यहाँ ही से आती हूँ, एक जगह रहती हूँ, एक जगह जॉब करती हूँ, दोनों ही जगहों की जो सीट है मेयर की वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। और वो सीट भी ऐसा सुनने में आया था कि जब इलेक्शन हुए थे तो 5-5 6-6 करोड़ में वो सीट उस कैंडिडेट को मिली, उस महिला प्रत्याशी को मिली जिसने इतना पैसा जमा किया। और सर जब हम जैसे ये वार्ड्स के चुनाव देखते हैं तो पार्षद वगैरह के जो चुनाव होते हैं उसमें भी हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा रातों रात लिकर बटा या रातों रात पैसा बटा। तो रातों रात ये चेंज भी हो गया। इवन मेरे घर में खुद मेड आती, मैंने उससे पूछा, पहले दिन पूछा कि किसके संभावना लगती है, किसको वोट दोगे, और अगले दिन किसी और का नाम लेती है, क्योंकि रातों रात में पैसा बढ़ जाता है। तो जब ग्राउंड लेवल पे भी स्थितियां ये हैं और हम ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो टॉप लेवल से शुरू होता है, तो हमें क्या पहले ऊपर टॉप लेवल की चीजें नहीं सुधारनी चाहिए? तो ग्रास रूट लेवल पे कैसे सुधार आएगा सर? डॉक्टर धर्मेंद्र। मैम, ये सारी हकीकत है, और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी वो व्यक्ति जो वर्तमान राजनीति को देख रहा है, पढ़ रहा है, वो इस बात से इनकार करेगा। जी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि करोड़ों करोड़ों लेके टिकट बांटे जाते हैं। जी। आपकी बात ये भी सही है कि पैसा लेके लोग वोट भी करते हैं। ये एक पक्ष है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। जी। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि आज भी
हमारी संसद में, हमारी लोकसभा में, हमारी विधानसभाओं में ऐसे लोग पहुंच पा रहे हैं जिनके पाँव में चप्पल नहीं है आज भी। ये सच्चाई, अगर ये सच्चाई है कि बहुत करोड़पति, बहुत अरबपति लोग जा रहे हैं, तो ये भी सच्चाई है कि आज इसी व्यवस्था में रहते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पाँव में चप्पल नहीं है और वो लोकसभा तक पहुंच रहे हैं। ये भी सच्चाई है कि विदेश मंत्रालय जैसा पद, विदेश मंत्रालय जैसा विभाग, जिसके लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे संभ्रांत नेता, बहुत सारे सशक्त नेता बहुत लालायित रहते हैं, वह पद एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है और लंबे समय से वो काम कर रहा है, जो व्यक्ति, अगर मैं इस तरह से देखूं तो पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है। कहीं ना कहीं मैं मैंने एक नाम लिया था मैथिली ठाकुर का, बिहार से अभी वो विधायक हुई हैं। मैम, जहाँ ये बात सही है कि बहुत सारे करोड़ों करोड़ों लेके लोग टिकट देते हैं, वहीं ये भी सही है कि मैथिली ठाकुर को दिल्ली बुला के अमित शाह ने स्वयं से टिकट दिया था। शायद ये पब्लिक फोरम में है, और जी। मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई इनकार करेगा। दिक्कत क्या है? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी जब इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की मीटिंग हम लोगों की हुई थी और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आए हुए थे, मर्चेंट चेम्बर में हम लोगों की मीटिंग चल रही थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब भी टिकट बंटवारे की बात आती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में हमारी जो अपनी कैंडिडेट है कि नहीं। अगर अपनी जी। कैंडिडेट है, उसकी लोकप्रियता उतनी है, अगर उसने अपने आप को इस तरह से क्षेत्र में बनाया हुआ है कि पार्टी, हमने पहले भी कहा आपसे कि हमको शुरुआत में अपनी पहचान उतनी तो बनानी पड़ेगी कि पार्टी की हम जरूरत बन जाए, हमारी जरूरत पार्टी ना बने। और वो हमको पॉलिटिकल वेट गेन करना पड़ेगा। वो पॉलिटिकल वेट गेन करने के लिए हमको लोगों के बीच रहना पड़ेगा। हमको लोगों के दुख दर्द सुख चैन सब में भागीदार बनना पड़ेगा। लोग जब हमको नेता मान लेते हैं तो नेता हमको नेता मानेंगे। दो चीजें चल रही हैं, एक तो नेता नेता बना रहा है और दूसरा लोग नेता बना रहे हैं। तो जहां नेता नेता बनाता है वहां पैसे का लेन देन होता है, वो जिससे पैसा ले लेता है उसको नेता बना देता है। दिल्ली में एक नाम आया था, वो सुशील गुप्ता या क्या था, जिसको आम आदमी पार्टी ने पहली बार राज्यसभा भेजा था। राजनीति के क्षेत्र में उनका कोई रोल नहीं, राजनीति में कभी कुछ किया नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी का वो अकाउंट देखते थे और उनको राज्यसभा भेज दिया गया। सर वो तो तो वो राघव नेता नेता चड्ढा बना, है। ठीक है, सुशील गुप्ता प्रोबेबली। तो वो नेता नेता बना रहा था। वहीं संजय सिंह को उसी पार्टी में नेता ने नेता नहीं बनाया। संजय सिंह ने अपने आप को प्रूव किया। मैं उसी पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अब संजय सिंह को अगर टिकट लेना होगा तो अरविंद केजरीवाल को पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। सुशील गुप्ता को अगर टिकट लेना होगा तो पैसे की जरूरत होगी। हम एज ए कार्यकर्ता, नेता हम बाद में बनते हैं, एज ए कार्यकर्ता हम अपने आप को कितना बड़ा दिखा पाते हैं, कितना बड़ा बना पाते हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आगे की हमारी पॉलिटिकल लाइफ, आगे की हमारी पॉलिटिकल जर्नी कितनी आसान होने वाली है। रही बात वो आपकी, मैं किसी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि पैसा चल रहा है, बट हमारा ये प्रयास तो इसी बात का है ना कि हम उसी को तो रिप्लेस करना चाहते हैं। जी हमको सर, लगता है बिल्कुल कि जिस सर। दिन हम वाजिब कैंडिडेट के रूप में आएंगे तो निश्चित जी। रूप से पैसा हटेगा। आप एक बार फेस पर जाइए। यही पॉलिटिक्स है। मुझे वाजपेयी जी की वो लाइन याद आ रही है। वाजपेयी जी ने संसद में खड़े होके कहा था कि एक दौर था जब हम गुंडे मवालियों को अपने लिए यूज करते थे, चुनाव जीतने के लिए। ये संसद में कही गई बात है, मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोल रहा हूँ। संसद में वाजपेयी जी ने कहा था कि एक दौर वो था
जब बहुत सारे गुंडे मवाली टाइप के लोग हमारे पास आते थे और हमको सहयोग करते थे, हमारे लोग में से बहुत सारे लोग उनसे सहयोग लेते थे अपने चुनाव जीतने के लिए। एक दौर वो भी आया जिस दौर में लगा कि अगर हम इनको जिता सकते हैं तो खुद ही क्यों नहीं जीत सकते। और जी। अचानक से पूरे के पूरे पॉलिटिक्स में केवल ऐसे ही लोगों की भरमार हो गई जो बाहुबल से अपने आप में बहुत सशक्त थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को आप एक बार नजर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि हर जिले से एक बड़ा माफिया दिखाई दे रहा था। समय पर भरोसा रखिए, समय सबसे बड़ा जख्म भरता है और समय सबसे बड़ा इलाज भी करता है। आज अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको दिखाई आप देखना चाहेंगी तो भी आपको ऐसे लोग नहीं दिखाई देंगे। आज पैसे वालों का प्रभुत्व आपको दिखाई दे रहा है। जिस दिन हम और आपकी ये मुहिम सफल हो जाएगी, जिस दिन हम लोगों का ये विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, निश्चित रूप से ये परिस्थिति भी बदलेगी। और लोग तैयार हैं इस बात के लिए, हम तैयार नहीं हो पा रहे हैं। आप खुद कभी सोचिएगा ना कि क्या परिस्थिति थी कि दिल्ली में अचानक से एक जंतर मंतर पर एक आंदोलन होता है और उस आंदोलन के बाद दिल्ली की सरकार बदल जाती है। बहुत पैसा कांग्रेस पार्टी के उस सरकार में था, लोगों के पास था, शीला दीक्षित की सरकार के लोगों के पास था। लेकिन ऐसे लोग चुनाव जीत के चले आए जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो लोग तो तैयार हैं, हम उनको अभी विकल्प नहीं दे पा रहे हैं। और जब लोगों की मजबूरी बनती है, जब लोगों को लगता है कि पार्टी में टिकट देके ये पैसा देके ये आदमी टिकट लेके आया है, ये कल भी हमारे बीच में नहीं था और कल भी हमारे बीच नहीं रहेगा, तो फिर वो वोट कास्ट किस बात पर करेंगे? फिर वो पैसा लेके वोट करते हैं। जिस दिन उनको ठीक है लगेगा कि धर्मेंद्र हाँ जी, ये दैट्स हमारे बीच दैट्स के फाइन, लोग हैं। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, जी इट्स एम्पली जी, क्लियर थैंक यू नाउ। सर। जी। एनीबडी एल्स? थैंक यू सर। और कोई? नमस्ते सर। मैं हाँ अंशु नमस्ते बोल रही हूँ, एडवोकेट अंशु, राजस्थान जयपुर बेटा से। बंद करो, आवाज नहीं आ रही। जी। जी। मैंने अभी अभी बीजेपी ज्वाइन किया है और मुझे कार्यकारिणी का पद भी मिला है वहाँ पे। अभी 6 मंथ ही हुए मुझे वहाँ ज्वाइन करे हुए। मैं ये पूछना ओके। चाहती हूँ सर, मैं आगे अपना इस चीज को आगे करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए कि मुझे एक पार्षद का टिकट मिल सके इस फील्ड में। जी मैम। धर्मेंद्र जी, मैम अंशु जी का प्रश्न, आपने हाँ अपना। आपने सुन लिया? जी सर। जी सर। अंशु जी का प्रश्न समझ गए आप? जी जी सर। इन्होंने इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है और आगे पार्षद बनने के लिए क्या करना है? जी, तो धन्यवाद मैम और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि थैंक आपने यू पार्टी सर। ज्वाइन कर लिया। मतलब आप एक फेज को क्रॉस कर चुकी हैं, जी सर। पार्टी तक आप पहुंच चुकी हैं। अब आपके पास थोड़ी सी दिक्कत भी है और थोड़ी सी अच्छाई भी है। दिक्कत इस बात की है कि आपके पास बहुत सारे विकल्प नहीं है कि आप किसी भी पार्टी से टिकट ले लें। अब आपको एक ही पार्टी पर डिपेंड रहना है, आपको बीजेपी से ही टिकट लेना है। टिकट लेने का तो आपने सोच लिया, आपने कॉन्स्टिट्यूंसी तय किया है या नहीं किया है? आप नहीं कहाँ सर। से पार्षद बनना चाहती हैं? सर मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हूँ और सांगानेर में रहती हूँ अभी मैं, तो जी सांगानेर जी से ही मुझे पार्षद का लड़ना है चुनाव। जी। तो वहां के लोगों के बीच आपकी उपस्थिति कैसी है? सर मैंने अभी नया नया ज्वाइन किया तो अभी बहुत ही कम लोगों को जानती हूँ, अभी ज्यादा नहीं हाँ जानती। बस देखिए, दिक्कत यही आ रही है। जिस बात को मैं शुरू से ही कह रहा हूँ आज के इस लेक्चर में, मैंने यही कहा कि पहली उपस्थिति लोगों के बीच में होनी जरूरी है। तब तो पार्टी समझेगी ना कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस वार्ड में इनकी इतनी महत्ता है, इतने लोग हैं इनके पास। पार्टी जब टिकट देती है तो सामान्यतया आपसे एक नॉर्मल सा आप सवाल तो करेगी ना कि आप कहाँ से लड़ना चाहती हैं, वहां पे आपका कितना बड़ा नेटवर्क है, आपका मूल स्थान कहाँ है, आपके अपने लोग कितने हैं, आपकी जाति बिरादरी बिरादरी के लोग कितने हैं, वहां पे पहले कौन कौन से लोग चुनाव जीतते रहे हैं। इस तरह के सवाल तो होंगे ना। तो आपने अपना नेटवर्क बनाया या नहीं बनाया? आपने उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, उस क्षेत्र में आपने कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है? कोई एक टीम बना? जैसे जब दूसरे दिन बात चल रही थी तो एक मैम थी, उन्होंने बताया था ना कि हम अपने सोसाइटी में ही इस तरह का काम करते हैं। आपने पार्टी तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन लोगों को ज्वाइन किया या नहीं किया, ये अभी आपका संशय है। और लोग अगर आपसे नहीं जुड़े रहेंगे
तो सिर्फ पार्टी ज्वाइन करना ये इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि पार्टी आपको टिकट दे देगी। मैं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करूंगा, मैं बहुत स्पष्ट बात करूंगा। जब तक पार्टी में आपका वेट नहीं दिखेगा पार्टी को, तब तक पार्टी टिकट नहीं देगी। जी कई थैंक सर, मैं यू। वो वही तरीके आपको पूछना अख्तियार चाहती करने हूँ। होंगे, पैसा दीजिए, रुपया दीजिए, वो सारी चीजें हम उसकी कोई बात ही नहीं करते। हम तो केवल इतना कहते हैं कि आप अपना वेट लेके जाइए। जिस जी दिन सर। आप अपने वेट के साथ प्रस्तुत होंगी, उस दिन निश्चित रूप से आपको पार्टी टिकट देगी। कोई पार्टी हारने के लिए तो टिकट देती नहीं है। जी ठीक है, तो आप लोगों के बीच उपस्थिति बनाइए। अगर टिकट चाहती हैं तो मतलब नेताओं की परिक्रमा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने क्षेत्र से आवाज उठने दीजिए कि हमारे लिए ये जरूरी है। जी सर। गुड। थैंक यू। नेक्स्ट। और किसी का कोई प्रश्न? बिना संकोच के पूछिए, 5 मिनट का समय और है। तो लगता है कि अब किसी के पास प्रश्न नहीं है। पूजा डॉक्टर मैम पूजा कुछ सिंह, बोलना आपको चाह रही कुछ? हैं सर, हाँ, उनका अनम्यूट हो बोलिए रहा बोलिए है। बोलिए। सर, जैसा कि मैंने पहले बताया था अपना बैकग्राउंड, यहाँ पे ओके। हमारा टेन्योर खत्म हो रहा है, नया इलेक्शन आ रहा है और उसमें मैं कंटेस्ट नहीं कर रही हूँ। पिछले 4 साल से बहुत अच्छा एक पकड़ बना हुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जर्नी। अब सोसाइटी से बाहर जाने का समय आ गया है। तो कहाँ से और कैसे काम शुरू किया जाए या कैसे अपनी पहुंच और बढ़ाई जाए। सर, मेरा कोई एम नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएं और टिकट मांगे। हाँ, समाज में एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां से अपने आप समाज का भी उत्थान हो एज वेल एज मेरा नाम भी हो। अगर जरूरत होगी किसी पार्टी को तो वो अवश्य मेरे पास आएगी। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं सर। तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं आप कि मैं किस दिशा में और किस कार्य को लेकर के आगे बढ़ूं। एक सर मेरा फोटे योगा में भी है। पिछले 4 साल से महिलाओं के लिए मैं यहाँ पे योगा फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही हूँ और 4 योगा डे हम लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं। तो योगा डे तो बहुत बृहद रूप में होता है, लेकिन डेली लेवल पे 12, 15, 18, 20 ऐसे महिलाएं आती हैं ऑफ ऑन। सबका ये मैं जानना धन्यवाद। चाह रही सर आज। हम्म, मैम सोसाइटी तो आपकी है और आप उसकी पदाधिकारी भी रही हैं भी। सोसाइटी से बाहर निकलना है। मौका भी है और दस्तूर भी। चुनाव होने जा रहे हैं अपने यहाँ स्थानीय निकाय के। अभी पंचायत के होंगे और पंचायत के बाद कुछ ही दिन बाद ये नगर निकाय के भी होंगे ही होंगे। पार्षदी की तैयारी करिए। पार्षदी की तैयारी के लिए मैं बस इतना कहूंगा कि अभी आप जो कर रही हैं उसी को डिसेंट्रलाइज करिए। अभी क्या कर रही हैं कि आप किसी एक स्थान पर योगा डे योगा करा रही हैं। एक अपना वार्ड तय कर लीजिए और उसी वार्ड में आज यहाँ कर लिया, कल वहां कर लिया। हमको एक्सपेंशन तो करना पड़ेगा ना, हमको लोग तो बढ़ाने होंगे। बाकी जो योगा करा रही हैं उनका जितना मैक्सिमम हो सके, ये आज की दुनिया डिजिटल भी है। जितने मैक्सिमम लोगों का डेटा आप जुटा सकती हैं, और वो डेटा भी आप अपने पास जुटाइए। एक समय आएगा जब आपको हर व्यक्ति का हैप्पी बर्थडे बोलना पड़ेगा। उसके सुख दुख में आप पहुंच नहीं सकती, लेकिन आपका एक छोटा सा मैसेज भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। किसी के घर कोई घटना घट गई और आप शहर में नहीं हैं, और आपको कहीं से पता चल गया और आपने एक छोटा सा मैसेज उसको डाल दिया, तो वो जब एक बार पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, ये हमारा प्रतिनिधित्व करने लायक है। एक जुड़ाव महसूस करेगा। राजनीति में जुड़ने और जुड़ाने का ही तो खेल है। जब तक हम लोगों से जुड़ेंगे नहीं, लोग हमारे पास बढ़ेंगे नहीं। तो वहां तक तो बहुत ठीक है। आपको 1 to 1 लोग जान रहे हैं, 1 to 1 लोगों ने आपको माना हुआ है, तभी आप पदाधिकारी बनी है। लेकिन अब वहां से आगे निकलने की जरूरत है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि लखनऊ मेयर लड़ जाइए। लखनऊ मेयर की अभी कोई स्थिति नहीं है। बट अब वहां की जो अगला स्टेज बनता है वो निश्चित रूप से अब पार्षदी का बनता है। उस पार्षदी का कोई एक वार्ड तय करके और उस पार्षदी की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास योगा का एक माध्यम भी है। तो योगा का माध्यम है, उस माध्यम से लोगों से जुड़ते जाइए। बस एक जगह कर रही है, कल दूसरे मोहल्ले में करिए, परसों तीसरे मोहल्ले में करिए। स्कूल्स बहुत सारे होंगे वहां पे, कॉलेजेस बहुत सारे होंगे। उनको अपने लिए एक वेन्यू बनाइए। वहाँ बहुत सारे तरह के लोग आएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। तो उनके माध्यम से अपने आप को एक्सपेंड करना ही सबसे बेहतर है। और जिस दिन पार्टी को लग जाएगा कि पूजा मैम के पास 15,000 वोट अपने हैं, बाकी जिस दिन पार्टी का जुड़ जाएगा तो वो चुनाव जीत जाएंगी, उस दिन आपको घर बुला के टिकट दे देगी पार्टी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर पार्टी को आपको फिर चप्पल घिसने होंगे
कि हाँ चलो इस नेता के यहाँ चलो, उसकी नेता के यहाँ चलो, वो रास्ता उचित नहीं है। ये ज्यादा ठीक है कि अपने आप को स्पेंड करना है। थैंक यू। बाकी सर मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा कुछ बेहतर बताएंगे, नहीं नहीं, बहुत लेकिन मेरी अच्छा समझ, बताया आपने। जी बहुत मेरी अच्छा समझ ऐसी बताया। ही है। जी और बस ये है कि सबसे जो महत्वपूर्ण, जो लोग भी मतलब फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि अपनी आप वार्ड को आइडेंटिफाई जी कर लीजिए और वार्ड की परिधि को समझिए कि वो वार्ड कहाँ कहाँ किन किन मोहल्लों में फैला हुआ है। उसका एक रेखा चित्र बनाइए कि ये हमारा वार्ड है, और उस वार्ड की वोटर्स लिस्ट प्राप्त कर लीजिए। वो आराम से आपको ये अपना जो चुनाव कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसकी वेबसाइट पे आपके वार्ड की बाकायदा वोटर्स लिस्ट, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसको देखिए कि एक एक आदमी तक आप पहुंचिए कि हमारे वार्ड में कितने लोग जो हैं इसमें हैं। एक पूरी पूरी प्रिंटेड लिस्ट अपने पास रखिए, और एक दो दिन में, जैसा कि उस दिन हमने बताया था कि 5-10 लोगों से मिलिए, तो उसमें आप एक नियम बना लीजिए कि इसमें से हमें 5-10 लोगों के घरों को कवर करना है। धीरे धीरे अपनी शुरुआत करिए। तो सबसे पहला स्टेप एक वार्ड का सिलेक्शन, दूसरा स्टेप कि उस वार्ड की वोटर्स लिस्ट को डाउनलोड करना, तीसरा स्टेप कि उसमें से 10 लोगों का एक स्लैब बना लेना कि हमें ये, और बिल्कुल क्रम से ही मकान होते हैं, आप ये नहीं कि यहाँ भाग रहे हैं वहां भाग रहे हैं, एक साइड से शुरू कर दीजिए और 5-10 मकान कवर कर लीजिए। सबसे दुआ सलाम कर लीजिए, हालचाल पूछ लीजिए, बता दीजिए कि भाई आपके यहाँ की क्या समस्या है। ये आप मत कहिए कि मैं अभी प्रत्याशी हूँ, अभी आप केवल कहिए कि आपके एरिया की क्या समस्या है। आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है, अपने पास एक नोटबुक रखिए, उसमें उनकी समस्या नोट करिए, उनका नाम नोट करिए, उनका मोबाइल नंबर नोट करिए, और धीरे धीरे, जैसे डॉक्टर धर्मेंद्र ने कहा, कि वो आपकी एक डेटाबेस बन जाएगा। आपके पास उनके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। इलेक्टोरल रोल में मोबाइल नंबर नहीं होता है, केवल पता होता है। तो आपके पास उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और धीरे धीरे 10-10 मोबाइल नंबर डेली अपने उसमें एक एक लिस्ट बना लीजिए, मोबाइल में फीड कर लीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए, और उसमें उन लोगों को अपना संपर्क बनाए रखिए। उनको जैसा, हाँ एक इसमें एक भी, वो भी बहुत, जो डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने बताया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक बार मैं अमेरिका में था, तो उस परिवार में जो है एक शिशु का आगमन हुआ था। तो 2-4 दिन के बाद मैंने देखा कि वहां पे एक चिट्ठी आई, और चिट्ठी में जो स्थानीय प्रतिनिधि था उसने बताया कि साहब आपको यहाँ न्यू अराइवल बेबी का हुआ है, और हमें बड़ी खुशी हुई। अब वो ट्रैक रखते हैं हॉस्पिटल से कि भाई कहाँ पे बच्चा हुआ, तो उनको पता चल गया। अब ये छोटी सी बात है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो उस परिवार के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भाई हमारे जनप्रतिनिधि ने जो है हमको एक चिट्ठी भेजी। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों से आपको पब्लिक स्वीकार्यता मिलती है, और एक बार आपने पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीत लिया, पीपुल से एफिनिटी कनेक्शन आपका हो गया, बस समझ लीजिए कि आपकी जीत की नींव तो पड़ ही गई। थैंक यू। और कोई, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? Good अन्यथा evening, हम sir. लोग, गुड इवनिंग अर्चना। Yes, sir. Good evening to all of गुड you, इवनिंग, sir. हाँ बताओ बच्चे। सर अभी फिलहाल मैं एक अच्छी श्रोता हूँ और आगे कोई ऐसा मौका रहता है तो मैं वहां पे कोशिश करूंगी। बहुत जरूरी है। कहाँ हैं आप इस समय? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। देखिए, हमें यस बस सर। केवल अपने को अपने एजेंडा पे लाना है। हम लोग बिल्कुल ये नहीं जानते हैं, और बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि आप एकदम से यस तत्काल सर। आगे आ जाए, मैदान में कूद पड़े। भाई जैसे इम्तिहान की तैयारी के लिए साल भर तो हमको चाहिए ही होता है ना, उसी प्रकार से राजनीति की तैयारी के लिए भी हमको साल, 2 साल, 4 साल चाहिए। लेकिन जी अपने एजेंडा पे राजनीति को लाइए, और एक बार ये जी। विश्वास समझिए कि एक बार राजनीति आपके एजेंडा पे आ गई, तो धीरे धीरे खुद हम्म। ही आप नगर को जो है धीरे धीरे शेप देने लगेंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बस जी। एक ही चीज है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, और दूसरा कि लोगों से संपर्क। आप पार्टी नेताओं के चक्कर में तो पड़िए ही नहीं। वहां हम्म। तो जाने का मतलब यह है कि, जैसा कि पहले दिन ही किसी सहभागी ने कहा था कि बहुत सारा महिलाओं का शोषण हो जाता है, तो उस शोषण के जाल में अपने को नहीं फंसाना है। बजाय इसके कि हम नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश करें, हम जन संपर्क पे अपना फोकस करेंगे। तो ये रणनीति आप हम्म। लोग अपनाइए। सिलेक्शन अपने निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड का करिए, और जन संपर्क करिए। धीरे धीरे गाड़ी चलने दीजिए, जैसे बीज धीरे धीरे पौधा बनता है, उससे फिर बड़ा पौधा बनता है, फिर उसमें फसल निकलती है। उसी प्रकार से जी। राजनीति में धीरे 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 आप आगे बढ़िए।
मुझे लगता है कि ये लंबा रास्ता धर्मेंद्र जी ने पहले ही आप लोगों को वार्न किया कि शॉर्टकट नहीं लेना है यस अपने को। हाँ, अपने को लॉन्ग यस कट लेना है। हम लोग सब इज्जतदार महिलाएं हैं और हमें कोई भी यस जल्दीबाजी नहीं है राजनीति में आने की कि साहब हमको, हम बिल्कुल। आज सोचे हो कल हमको राजनीति में जो है प्रवेश मिल जाए। नो, नथिंग ऑफ दिस नहीं काइंड। नहीं हाँ, वी विल टेक ए यस लॉन्ग रूट। हाँ, एक लंबा रास्ता रखेंगे, अच्छा रास्ता रखेंगे, और जनता से संपर्क के अलावा और कोई भी अच्छा रास्ता नहीं है। सारी पार्टियां दौड़ जी के आपके चरण पकड़ के आपको वोट देंगी, आप देखिएगा। ओके हाँ, गरिमा जी आप पूछिए, बताइए क्या है। अपने कौन म्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर क्वेश्चन ये है कि अगर हमें मेन पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं, अदर चैनल्स ऑफ पॉलिटिक्स के थ्रू एंटर करना है, मतलब विदाउट फाइटिंग द इलेक्शन, तो वो क्या मीडियम्स हैं और वो कौन कौन से प्रोफेशंस हैं, उनके बारे में जानना है। डॉक्टर धर्मेंद्र जी बताइए। जी सर। गरिमा, बहुत अच्छा सवाल है, और ये बहुत छूटा हुआ सा फील्ड है। मुझे लगता है कि जो यूथ है, जो बहुत परेशान है कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास नौकरी नहीं। कभी किसी एक पोस्ट के लिए अगर वैकेंसी निकलती है तो लोग पागल हो जाते हैं, हजारों हजारों लोग उसके पीछे भागते हैं। और पॉलिटिक्स जिसको हम पैरेलल पॉलिटिक्स कहेंगे, इसको हम ये नहीं कहेंगे, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिटिक्स कहेंगे। जो लोग खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, उसके साथ साथ काम कर रहे हैं, वहां मतलब राजनीति को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन खुद केवल चुनावी राजनीति में हिस्सेदार नहीं होते। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम था, बाला साहब ठाकरे। शायद सारे लोगों ने सुना होगा। चुनाव नहीं लड़ा कभी उन्होंने, यस सर। लेकिन अपने आप को इतना बड़ा बनाया कि उन्होंने पार्टी बनाई और लोगों को चुनाव लड़ाया। एक तो ये तरीका हो सकता है। वो मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में आपके लिए इतना सक्षम है, इतना संभव हो पाएगा, या हो ही रहा है अभी। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो स्थिति एक व्यक्ति की बनी है, जो क्या नाम है, सिनेमा के क्षेत्र से आया है और अपने आप को इतना लोकप्रिय बनाया है। तो किसी एक तो फील्ड में पवन आप अपने आप कल्याण। को इतना बड़ा, जी हाँ, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू का भी इसी तरह से आए थे। तो ये भी एक रास्ता है, लेकिन मैं उस रास्ते की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक दूसरे रास्ते। जिस रास्ते में आप टेक्निकली अपने आप को इतना साउंड करते हो कि आप राजनीति की जरूरत बन जाते हो। और आज है, आप सोचो, आज एक नेता को दिन भर में 10 भाषण बोलने होते हैं, 10 तरह के अवसरों पर बोलने होते हैं। हमको एक 40 मिनट का अगर क्लास तैयार करना होता है तो हमको 2 दिन लगता है, तब जाके हमारा क्लास तैयार होता है। वो कहाँ से इतनी क्षमता ले आते हैं कि वो एक ही दिन में 10 तरह के भाषण बोल लेते हैं? कभी सोचा है आपने? इसलिए कि अपने लिए वो नहीं सोचते, उनके लिए सोचने वाले 10 लोग लगे रहते हैं। कभी सोचिएगा, नेता भाषण भी दे रहा होता है और उसकी सबसे अच्छी फोटो उसके प्रोफाइल पे लगी रहती है। वो कब अपना फोटो खींच लिया? कभी सोचिएगा। कभी सोचिएगा कि कोई बहुत तात्कालिक घटना घटती है और उस तात्कालिक घटना का एक डीप एनालिसिस उस नेता के द्वारा किया जाता है, जिस नेता को हम कहते हैं कि ये तो नेतागिरी कर रहा है, इसके पास टाइम कहाँ है। ये सारी चीजें हो पाती हैं अ, उन लोगों के द्वारा जो उसके स्टाफ के रूप में काम करते हैं, जो स्वयं पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते लेकिन पॉलिटिक्स को गहरे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास भी वो सारे रास्ते हैं। आप और हम चाहें तो हम एक अच्छा तैयारी कर सकते हैं स्पीच राइटिंग का। हम चाहें तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कर सकते हैं, हम चाहें तो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट का कर सकते हैं, हम चाहें तो पॉलिसी एनालिसिस का कर सकते हैं। धीरे धीरे करके हम, अब ये हमारी फील्ड कैसी है? ये फील्ड ऐसी हुई जिसमें हम एक्सपर्ट होंगे, हम अपनी विधा में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन करीबी किसकी होगी? हमारे हमारे राजनीतिज्ञों की करीबी होगी। ठीक है। और वो राजनीतिज्ञ, जब मैंने अभी चर्चा किया था प्रशांत जी का, डीजीपी प्रशांत, जिनको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया, ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को इतना प्रूव किया था। जब हम भी अपने आप को इतना प्रूव कर पाएंगे, हमको लगेगा कि हाँ, ये आदमी एनालिसिस बहुत अच्छा करता है, ये आदमी मीडिया बहुत अच्छा मैनेज करता है, तो राजनीति में आपके लिए स्पेस बन जाएगा।
आप उस नेता के सबसे करीबी होंगे। आज प्रशांत किशोर दावा करते हैं ना कि ये नीतीश कुमार के उस कमरे तक जहां तक पहुंच किसी की नहीं है, वहां तक मैं जाता आता रहा हूं। मोदी के साथ मेरी बैठकी रही है, अमित शाह के साथ मैं आता जाता रहा हूं। तो ये किस बिना पर कर रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने राजनीति की रणनीतियों को जानने का, समझने का एक जरिया अपने अंदर डेवलप किया और अपने आप को इतना बड़ा बनाया कि उनके हाथ में पॉलिटिकल कैंपेन। खुद राजनीति में आए तो क्या स्थिति बनी आप देख रहे हो। लेकिन बहुतों के लिए वो राजनीति में बहुत उपयोगी रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्वयं राजनीति में, चुनावी राजनीति में नहीं सफल हो सकते, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और राकेश सिन्हा आज भी राज्यसभा में है। चुनाव लड़ा दीजिए, चुनाव नहीं निकल पाएगा, लेकिन राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे अपने आप को किसी एक विधा में इतना पारंगत करना होगा कि आप राजनीति की मजबूरी बन जाए। फिर आप राजनीति में रहोगे, आपको चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप राजनीति के लिए बहुत उपयोगी रहोगे, बहुत महत्वपूर्ण। अपने आप को थैंक यू। तैयार करो। थैंक यू पूरा धर्मेंद्र समय। जी। जी सर। और कोई सर अब एनी अदर जी। क्वेश्चन? ऑल राइट। मुझे लगता है कि आज का बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों ने पूछे। और बस अपना उत्साह बनाए रखिए, आप राजनीति को अपने एजेंडा पे रखिए। धीरे धीरे जो भी चीजें राजनीति में दिक्कत तलब है वो सब हम लोग धीरे धीरे डील करेंगे। और ये भी बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया के रूप में हम लोगों को ये भी इन्फॉर्म कर सकें कि आप एक्चुअली क्या क्या जानना चाहेंगे। तो उससे भी हम लोगों को आगे के स्ट्रक्चर करने में लेक्चर्स बड़ी सहूलियत रहेगी। हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ही कि आपके लिए जो चीज़ें जरूरी होंगी, सैद्धांतिक भी और व्यवहारिक भी, शिक्षण वाली भी, प्रशिक्षण वाली भी, मोटिवेशनल भी, वो सारी चीज़ों को हम लोग टेकअप कर सकें। लेकिन आपसे भी उम्मीद रहेगी कि आप भी हम लोगों को बताएं कि आप क्या कठिनाइयां आप महसूस करती हैं, किसी के बारे में आप जानना चाहेंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। बहुत अच्छे ढंग से आज आपने हम लोगों को संरचना के बारे में, राजनीति के बारे में बताया, देश की, प्रांत की और स्थानीय राजनीति। और आप सभी को एक स्पष्ट मार्गदर्शन दिया कि उनके हिसाब से और हम सब लोगों के हिसाब से यही उचित है कि हम अभी सबसे निचले स्तर पे अपने राजनीतिक स्पेस के लिए एक एजेंडा बनाएं। अगर हम गांव में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का, और अगर हम शहर में रहते हैं तो शहरी निकाय के चुनाव के लिए एक वार्ड का चयन करें। उसमें तो ऑलरेडी 1994 से ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। सोचिए पूरे देश में 33 लाख पद है, 33 लाख पद में 46% महिलाओं के आरक्षण है। किसी राज्य में 22 राज्यों में 50%, तो शेष 7-8 राज्यों में 33%। तो आप, और वो बराबर हर 2-2, 4-4, 5-5 साल पे चुनाव होते रहते हैं कहीं कहीं। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें। हम सब लोग आपके साथ हैं। जो भी हम लोगों को ABCD कुछ आता है सैद्धांतिक और व्यवहारिक, आपसे साझा करने के साथ हम लोग साझा करते रहेंगे, और आपकी जो भी कठिनाइयां आएंगी उसके साथ हम लोग बराबर खड़े रहेंगे। तो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू। प्रणाम Thank you, सर। sir, for बिल्कुल। today's थैंक यू session. सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो